अस्सलामुअलैकुम। देवता एपिसोड 146। मैंने रसवंती को मुखातिब किया, फौरन चली आओ और मेरे दिमाग में रहकर दुश्मनों के दिमागों तक पहुंचने की कोशिश करो। वो आमना की निगरानी पर मामूर थी, मेरे कहने पर चली आई। उस वक्त तक बस में रहने वाला मास्टर की सिंडिकेट का एक फर्द कह रहा था, तुम लोग ये ना सोचो कि हमें चारों तरफ से घेर कर मजबूर कर दोगे। अगर खैरियत चाहते हो तो वापस चले जाओ या हमारे सामने हथियार डाल दो। हम जान पर खेल कर टेप और सोनिया को ले जाएंगे। सोनिया ने अपनी जगह से उठकर कहा, मेरी हमसफर बहनों और भाइयों, मेरे पास एक ऐसा राज है जो इन दुश्मनों के हाथों लग गया तो हमारे दुश्मन को नुकसान पहुंच सकता है, और अगर ये हमारे हाथ में रहा तो दुश्मनों की साजिशों का पोल खुलता रहेगा। ये मुझसे ज़बरदस्ती वही राज छीन कर ले जाना चाहते हैं। आप लोगों ने सुना है कि ये मुझसे टेप का मुतालबा कर रहा है। मैं आपसे इल्तजा करती हूँ कि आप इनसे मुकाबला नहीं कर सकते तो ना सही मगर हौसले से काम लें। उसके सामने खड़े हुए शख्स ने स्टेन गन को उठाते हुए डपट कर कहा, खामोश रहो। वो स्टेन गन के दस्ते को सोनिया के मुंह पर मारना चाहता था मगर उसके हाथ उठे रह गई। मैंने उसे मौका ही नहीं दिया। वो फौरन ही सोनिया के पास से पलटकर दरवाजे की तरफ अपने साथी के सामने पहुंचा। फिर स्टेन गन का रुख उसकी तरफ करते हुए कहा, यह हथियार नीचे फेंक दो। उसके साथी ने पूछा, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? वाकई दिमाग खराब हो चुका था। उसने गोलियां चलाईं। मुसाफिर औरतों की चीखें निकलने लगीं, बच्चे रोने लगे। दूसरा स्टेन गन वाला साथी उनकी तरफ दौड़ता आ रहा था। रसवंती ने उसे काबू में कर लिया। वो बस की सीटों के दरमियान से गुजर रहा था। जब सोनिया के पास पहुंचा तो उसने कहा, मादाम सोनिया, ये लीजिए, स्टेन गन आप ही के हाथों में अच्छी लगती है। एक तो हलाक हो चुका था, जिसने हलाक किया था वो भी सोनिया के पास आया। उसने रजा अली की तरफ स्टेन गन बढ़ाते हुए कहा, मैं इसे लेकर क्या करूंगा, या आप ही लोगों को मुबारक हो। जिस वक्त स्टेन गन से फायरिंग हुई थी इसके जवाब में दरख्तों और झाड़ियों के पीछे से भी बस की तरफ फायरिंग होने लगी। वह समझ रहे थे कि मास्टर की के आदमी धमकी देने के लिए फायरिंग कर रहे हैं। उन्होंने भी जवाबन धमकी आमेज फायरिंग की, इसलिए बस को नुकसान नहीं पहुंचा। बस के अंदर वो दोनों दुश्मन निहत्थे हो गए थे। एक मेरे कब्जे में था, दूसरा रसवंती के। हम उन दोनों को बाहर ले आए, फिर खुली फिजा में पहुंचाकर एक के जरिए कहा, हम किसी धमकी में आने वाले नहीं हैं। हमारी जमा मर्दी देखो, हम स्टेन गन छोड़ आए हैं। मर्द हो तो अपने हथियार फेंक दो और हमसे मुकाबला करो। एक दरख्त के पीछे से कहा गया, हमें इतना नादान ना समझो। तुम दोनों के अलावा बस में और भी मुसल्ला साथी हैं। इधर सोनिया ने एक स्टेन गन उठाकर मुसाफिरों से कहा, ऐसा कौन मेरा भाई है जो स्टेन गन चलाना और जान की बाजी लगाना जानता हो? बस के अंदर कई गबरू जवान खड़े हो गए। सिर्फ जवान ही नहीं, बूढ़े भी अपनी जगह से उठ गए। चार औरतों ने अपनी जगह से उठकर कहा, जो मर्द लड़ नहीं सकते वो हमारे बच्चों को संभालें, हम मुकाबला करके दिखाएंगी। सोनिया ने कहा, बस मेरा हौसला बढ़ गया, अब मैं दुश्मनों को भगाने पर मजबूर कर दूंगी। उधर बस से निकलने के बाद जो दुश्मन खुली फिजा में पहुंच गए थे उन्होंने फिर ललकारा। एक झाड़ियों की तरफ दौड़ता गया, दूसरे घने दरख्तों की तरफ। उनके मुखालफिन ने सोचा ये कोई चाल चली जा रही है, लिहाजा उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी, जिसके नतीजे में वो दोनों जमीन पर ढेर हो गए। फायरिंग की आवाज़ चंद लम्हों तक गूंजती रही, फिर खामोशी छा गई। इस खामोशी में बहुत सी गाड़ियों की आवाज़ें आ रही थीं। वो बस से कुछ फासले पर रुक गई थीं। उनमें से कई मुसल्लह अफराद निकलते हुए दूर दूर दरख्तों और झाड़ियों के पास जाने लगे। साइमन द ग्रेट के एक आदमी ने चीख कर कोड वर्ड्स का तबादला करना चाहा, लेकिन जवाब नहीं मिला, जिसका मतलब यह था कि आने वाले मुखालफिन में से थे और उनका ताल्लुक मास्टर की और ब्रिगेडियर जोनाथन के सेंटर से था। आने वालों में से एक ने कहा, हम देख चुके हैं, हमारे 2 आदमी मारे जा चुके हैं। अब इसके बदले अपने 10 आदमियों की लाशें उठाकर ले जाने के लिए तैयार हो। सोनिया ने बस के अंदर से चीखते हुए कहा, मैं मानती हूँ कि अभी 2 तरफा दुश्मनों में घिरी हुई हूँ, लेकिन तुम सब अपनी अकल पर जोर दौर सोचो, किसका महाज मजबूत है? मैं सबसे मजबूत हूँ। हालांकि तुम्हारे दरमियान घिरी हुई हूँ, तुम में से कोई मुझे या बस को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। अगर पहुंचाना चाहे तो ये सोच ले कि मेरे साथ वो टेप ज़ाया हो जाएगी। फिर इस बात का सबूत नहीं मिलेगा कि जो टेप ज़ाया हो चुकी है वो असली थी या नकली, या सिरे से टेप थी ही नहीं। वो बस की एक खिड़की के करीब जरा सर उठाकर कह रही थी, लिहाजा मेरी तरफ गोली चलाने या बस को तबाह करने से पहले तस्दीक कर लेना दानिशमंदी होगी। दूसरी तरफ से एक शख्स ने चीख कर कहा, हमारा एक आदमी निहत्था आएगा, उसके पास सिर्फ टेप रिकॉर्डर होगा। तुम उसे टेप दोगी, वो तुम्हारे सामने उसे ऑन करके सुनेगा। जब तस्दीक हो जाएगी तो वो उसे ले आएगा। अगर तुमने हुक्म की तामील ना की तो हम तुम्हें यहाँ से निकलने का मौका ना देंगे। जिद करोगी तो पछताओगी, जान से भी जाओगी। इसका जवाब सोनिया को नहीं देना पड़ा। उनके मुखालफिन में से एक ने बुलंद आवाज से कहा, क्यों अहमकों की तरह धमकी दे रहे हो? सोनिया कोई नादान बच्ची नहीं है कि जान के खौफ से तुम्हारे पास चली आई। वैसे वो हमारे पास आएगी। हम वार्निंग देते हैं, तुम्हारा कोई आदमी टेप रिकॉर्डर लेकर बस की तरफ नहीं जाएगा। उधर बढ़ेगा तो पैरों पर चलने के काबिल नहीं रहेगा। मास्टर की के एक आदमी ने कहा, अगर हम आपस में इसी तरह उलझते रहे तो ना सोनिया हाथ आएगी ना वो टेप। लिहाजा हमें अकल से काम लेना चाहिए। पहले वो चीज़ अपने कब्जे में ली जाए जो हमारे लिए सबसे अहम है। कहने वाले ने झाड़ी के पीछे से उठकर दोनों हाथ बुलंद करते हुए कहा, मैं आर्जी तौर पर दोस्ती का हाथ बढ़ाता हूँ। पहले हम वो चीज़ हासिल करेंगे, फिर आपस में निमट लेंगे, लेकिन सोनिया से निमटने के लिए हमारे दरमियान इत्तेहाद ज़रूरी है। मैं दोस्ती की पेशकश करता हूँ।
भला मैं कब गवारा करता कि उनमें दोस्ती हो। मैंने साइमन द ग्रेट के एक आदमी के जरिए निशाना लिया। जो शख्स झाड़ी के पीछे से उठकर दोस्ती की पेशकश कर रहा था वो एक ही गोली में ठा हो गया। इस रद्द-ए-अमल से साबित हो गया कि उनके दरमियान दोस्ती नहीं हो सकती। उन्होंने जवाबन फायरिंग की, फिर तो आपस में फायरिंग का तबादला होने लगा। अब पोजीशन ये थी कि दरमियान में बस थी। बस के अंदर मुसाफिर सीटों के दरमियान दुबके हुए थे। उसके एक तरफ बहुत दूर साइमन द ग्रेट के आदमियों ने महाज बनाया हुआ था। बस के पिछले हिस्से की तरफ काफी फासले पर कई गाड़ियां खड़ी हुई थीं। उनके पीछे और झाड़ियों दरख्तों के पीछे मास्टर की के आदमियों ने महाज बना रखा था। दोनों तरफ से गोलियां चल रही थी, लेकिन इस तरह के कोई गोली सोनिया की तरफ ना जाए। उसे जिंदा रखना लाजमी था। दहशतगर्द तंजीमों के सरबराहों ने अच्छी तरह समझा दिया था कि पहले टेप लेकर तस्दीक की जाए कि उनमें उनके सरबराहों की गुफ्तगू और साजिशों का तज़किरा है या नहीं। अगर ना हो तो सोनिया को जरूर अगवा किया जाए ताकि वो उसके जरिए फरहाद और उसकी टीम के लोगों को ब्लैकमेल कर सकें और उसके जरिए वो टेप हासिल कर सकें। मैं गाड़ी में गुमसुम बैठा ख्याल ख्वानी में मसरूफ था। इधर ट्रांसमीटर के जरिए यकीन दिलाया गया था कि हेलीकॉप्टर जल्द ही पहुंचने वाला है। जिस मुकाम पर सोनिया को निर्गे में लिया गया था वहां से तकरीबन 18 मील दूर हम गाड़ी रोके हेलीकॉप्टर का इंतजार कर रहे थे। उसके पायलट को बता दिया गया था कि उसे किस मुकाम पर हेलीकॉप्टर को उतारना है। मैं फिर बस के अंदर पहुंच गया। दोनों तरफ से फायरिंग जारी थी। अब मास्टर की के सिंडिकेट के आदमियों ने अपना महाज उन गाड़ियों के पीछे बना लिया था जिनमें वो बैठ कर आए थे, और अब वो उसे आहिस्ता आहिस्ता धक्का देते हुए बस के करीब जा रहे थे। जवाबी फायरिंग भी करते जा रहे थे ताकि साइमन द ग्रेट के लोग अपनी जगह रुके रहें, पेशकदमी न कर सकें। वैसे अब दुश्मनों की तादाद कम रह गई थी। साइमन द ग्रेट के काफ़ी आदमी मारे गए थे, उनमें से सिर्फ 6 रह गए थे। दूसरी तरफ मास्टर की सिंडिकेट के 5 आदमी थे। उनमें से एक ट्रांसमीटर ऑन करने के बाद किसी से पूछ रहा था आखिर देर क्यों हो रही है, जॉन लोफर को फौरन भेजो, वही सिचुएशन को काबू में ला सकता है और सोनिया को यहाँ से ले जा सकता है। जॉन लोफर कौन था, मैं जिसके दिमाग में था उसकी सोच बताने लगी। जॉन लोफर दरअसल किम क्रेजी का कायम मुकाम था। मास्टर की के 25 शागिर्दों में से था। क्रेजी खत्म हो चुका था, अब दूसरा आ रहा था। वो योगा का माहिर कितनी देर तक सांस रोकता था ये मास्टर की जानता था। वैसे वो किम क्रेजी से कहीं ज्यादा तेज तर्रार और जहीन था। बड़े बड़े खतरनाक फाइटरों में उसका शुमार होता था। इस वक्त वो लिबास के अंदर बुलेट प्रूफ लिबास पहनकर आ रहा था। वो बुलेट प्रूफ सर पर टोपी की सूरत में गर्दन से होता हुआ उसके गले तक आता था, वहां से फिर पूरे जिस्म को ढांपता हुआ पाँव में जुराबों की तरह जूतों में छुप जाता। यानी सिर्फ चेहरे का अगला हिस्सा खुला रहता और कलाई से लेकर दोनों हथेलियां बुलेट प्रूफ के बगैर रहती थीं ताकि वो अपने हाथों को और उंगलियों को हरकत दे सके। चूंकि सुपर मास्टर सोनिया की एक चाल के बायस बेनकाब होने वाला था, इसलिए मास्टर की ने अपने योगा के माहिरों में से सबसे बेहतरीन फाइटर और योगा के माहिर को टेप के हसूल के लिए भेजा। वैसे मास्क मैन ने भी साइमन द ग्रेट के जरिए बड़े ही चीदा फाइटरों, मक्कार और जहीन किस्म के लोगों को सोनिया के पीछे लगा दिया था। मैंने रजा अली के पास पहुंचकर उसे जॉन लूफर के बारे में बताया ताकि सोनिया को उसके मुतल्लिक बाखबर रखे। मैंने घड़ी देखी, उनके दरमियान तकरीबन आधे घंटे तक फायरिंग का तबादला होता रहा। अब दोनों तरफ से लोग मोहतात थे क्योंकि कारतूस खत्म हो रहे थे। उसी वक्त कच्चे रास्ते पर एक बड़ी सी वैगन आती हुई नजर आई। मास्टर की सिंडिकेट के एक शख्स ने कहा, आ गया, जॉन लोफर आ गया। वो वैगन उनके करीब आकर रुक गई। एक शख्स दौड़ता हुआ गया, फिर वैगन के पिछले हिस्से का दरवाजा खोलने लगा। दरवाजा खोलते ही कद्दे आवर शख्स नजर आया। डील डोल के लिहाज से पहाड़ लगता था। जब वो गाड़ी से नीचे उतरा और सीधा तनकर खड़ा हुआ तो एक ऊंची चट्टान नजर आया। उसका कद 6.5 फुट था। जिस आदमी ने उसके लिए दरवाजा खोला था उस पर अचानक ही फायरिंग हुई। वो चीखता हुआ वहीं जमीन पर गिर गया और तड़पने लगा। फायरिंग करने वाला भला जॉन लूफर को क्यों छोड़ते, उन्होंने उसे भी निशाना बनाया। स्टेन गन से आवाजें गूंज रही थी और गोलियां चल रही थीं। जॉन लोफर गहरी संजीदगी और नागवारी से आगे बढ़ता जा रहा था। गोलियां उसके सीने और उसके जिस्म पर लग रही थी मगर बेअसर हो रही थीं। फिर वो बस के पास आकर एक खिड़की के करीब खड़ा हो गया। उसने खिड़की के अंदर हाथ डालते हुए कहा, बेबी सोनिया आ जाओ, अच्छी बच्चियां जिद नहीं करती। सोनिया ने कहा, अच्छे बच्चे बुलेट प्रूफ पहनकर बुजुर्गों की तरह बातें नहीं करते। उसने गठरी में हाथ डालकर एक स्याह रंग की टोपी निकाली, फिर उसे सर पर पहनने लगी। वो टोपी उसकी गर्दन तक आती थी और आधे चेहरे को ढांप लेती थी। जॉन लूफर ने कहा, अच्छा तो तुम भी बुलेट प्रूफ में हो। हम हथियार से खेलने के आदी नहीं है, मगर हथियार से बचने का सामान तो करना ही पड़ता है। इतनी देर में हेलीकॉप्टर आ गया था, हमारी गाड़ी के चारों तरफ गर्दिश कर रहा था। फिर वो एक जगह उतरने लगा। मैं अपनी गाड़ी से निकलकर सीक्रेट सर्विस के एजेंट के साथ दौड़ता हुआ उधर जाने लगा। आला बीबी हमारे पीछे आ रही थी। दौड़ते रहने के दौरान मैंने रजा अली से कहा, सोनिया से कहो वह जॉन लूफर को झांसा देते हुए किसी खुली जगह चली जाए। उसने सोनिया के कान में चुपके से कह दिया। इसके बाद फौरन ही स्टेन गन संभालते हुए उसने खिड़की की तरफ फायरिंग की। जॉन लूफर के चेहरे का सामने वाला हिस्सा खुला हुआ था, बुलेट प्रूफ के बगैर था। वो सोच रहा था चेहरे पर आसानी से गोली मारी जा सकती है, लेकिन स्टेन गन संभालते ही जॉन लूफर ने चेहरे को बाजू में छुपा लिया। फायरिंग हुई मगर बेअसर हुई। फिर जैसे ही फायरिंग बंद हुई, जॉन लूफर ने बिजली की सी तेजी से उस स्टेन गन को पकड़ा और उसे अपनी तरफ खींचा। रजा अली उसकी तरफ खींचता हुआ गया। दूसरे लम्हे उसके आंखों के सामने तारे नाचने लगे। जॉन लूफर ने कराटे का एक हाथ उसके सर पर रसीद किया था।
यूं तो रजाली बेहतरीन फाइटर था, लेकिन जॉन लूफर की कुव्वत का अंदाजा करना बहुत मुश्किल था। बस इतना ही अंदाजा हो सका कि रजाली जैसा सख्त जान चकराकर 2 सीटों के दरमियान गिर पड़ा। सोनिया बाहर जाने लगी। एक जवान ने उसका रास्ता रोकते हुए कहा, बहन जी आप ना जाएं, मैं जाऊंगा। सोनिया ने उसके शाने पर हाथ रखकर कहा, तुम देख चुके हो उस पर गोलियां असर नहीं करती। उसकी ताकत का अंदाजा हो चुका है, अब बस का एक मुसाफिर भी बाहर नहीं जाएगा। मैं वादा करती हूँ तुम में से किसी पर आंच नहीं आएगी। ये कहते हुए वो बाहर चली आई। जॉन लूफर बस की दूसरी तरफ से घूमकर उसके पास आने लगा। वह दौड़ते हुए उस तरफ जाने लगी जहां खुला मैदान था। जॉन लूफर ने उस तरफ दौड़ते हुए कहा, आखिर कहां तक भागोगी? तुमने मेरी तेज रफ्तारी नहीं देखी, मैं पलक झपकते ही तुम्हें दबोच लूंगा। सोनिया ने दौड़ते रहने के दौरान गठरी में हाथ डालकर टेप को निकाल लिया। उसे एक हाथ में बुलंद करते हुए दौड़ती जा रही थी जैसे चारा डालती जा रही हो। टेप को देखते ही जॉन लूफर ने तेजी से दौड़ लगाई। वाकई वो हरफन मौला था। इतनी तेजी से दौड़ रहा था जिसकी तवक्को हम नहीं कर सकते। जैसे ही वो करीब पहुंचा, सोनिया ने उस रील को पूरी कुव्वत से खुले मैदान की तरफ फेंक दिया। फिर कहा, मुझे पकड़ना चाहते हो या उस रील को? उसने घुराकर सोनिया को देखा। वो बिल्कुल करीब थी। उसे किसी वक्त भी दबोच सकता था, लेकिन सबसे ज्यादा अहमियत टेप की थी। वो उधर दौड़ता चला गया। इधर हम हेलीकॉप्टर में सवार हो गए थे। वहां पिछली सीटों पर मुसल्ला जवान बैठे हुए थे। आला बीबी उनके दरमियान बैठ गई। मैं पायलट के पास बैठ गया। मेरे सामने रस्सियों का एक बड़ा सा बंडल रखा हुआ था। उसके एक सिरे पर पहले से फंदा बनाकर रखा गया था। आला बीबी ने परेशान होकर पूछा, सोनिया का क्या हाल है? उधर भी ध्यान रखो। फिक्र न करो, तुम तो जानती हो जॉन लूफर कितना ही शाजोर हो, नाकाबिले शिकस्त हो। सोनिया ऐसे वक्त लड़ने से कतराती है, सिर्फ मक्काराना जहानत से काम लेती है। हेलीकॉप्टर फिजा में बुलंद हो गया। सोनिया वाकई मक्कारी दिखा रही थी। जॉन लूफर उस टेप की तरफ दौड़ता गया था जो दूर जाकर खुले मैदान में गिर गई थी। इधर वह दौड़ती हुई दूसरी तरफ जा रही थी। वो टेप के पास पहुंचकर उसे जमीन पर से उठाना चाहता था। जैसे उसने झुककर हाथ बढ़ाया, कई गोलियां तड़ तड़ा तड़ की आवाज के साथ उसके हाथ के पास आई। वो एकदम से पीछे हट गया। साइमन द ग्रेट के आदमियों ने चीख कर कहा, हम समझ गए हैं, तुम बुलेट प्रूफ में हो, लेकिन तुम्हारे वो हाथ जो टेप को उठाने जाएंगे गोलियों से छलनी हो जाएंगे। जॉन लूफर ने उन्हें घुरा कर देखा, फिर उनकी तरफ गुस्से से दौड़ने लगा। उन्होंने फायरिंग की। वो अपना चेहरा बाजू में छुपाता हुआ अपने हाथों को बचाता हुआ दौड़ता जा रहा था। जवाबन मास्टर की सिंडिकेट के आदमियों ने भी फायरिंग करने वालों पर फायरिंग की, जिसके नतीजे में साइमन द ग्रेट के 4 आदमी मारे गए, 2 बच गए। वह दोनों फायरिंग करना चाहते थे, लेकिन स्टेन गन खाली हो चुकी थी। उन्होंने उसे नाल की तरफ से पकड़ लिया और फिर जॉन लूफर की तरफ हमला करने के लिए लपके। दोनों ने बैक वक्त स्टेन गन के कुंदे से जरब लगाने की कोशिश की, लेकिन वो दोनों हमले उसने अपने हाथों से रोक लिए। उन्हें पकड़कर अपनी तरफ खींचा, फिर दोनों की ठोड़ियों के नीचे हाथ ले जाकर उनके जबड़ों को जकड़ लिया। एक हाथ में एक शख्स का जबड़ा था, दूसरे हाथ में दूसरे शख्स का। वो दोनों तिलमिलाकर उसे मार रहे थे, कभी घून से कभी कराटे। उसने दोनों को जबड़ों की तरफ से जकड़कर जमीन से बुलंद कर लिया। उसकी शाहजोरी का ये एक नमूना था। 2 हट्टे कट्टे दुश्मनों को उसने दोनों हाथों से बुलंद कर लिया था। वो दोनों लाते चला रहे थे, उसे किसी तरह नुकसान पहुंचाकर उसकी गिरफ्त से निकलना चाहते थे, लेकिन जरा सी देर में ही उनके जबड़े जैसे चिटकने लगे। उनके मुंह से लहू रिसने लगा। फिर देखते ही देखते उनके पांव ढीले पड़ गए। वो अब जिद्दोजहद नहीं कर सकते थे। थोड़ी बहुत जान जरूर होगी, फिर वो भी न रही। जॉन लूफर उन दोनों को जकड़े हुए गोल घूम रहा था। उन्हें इधर से उधर चरखी की तरह घुमा रहा था। फिर उसने पूरी कुव्वत से दूर फेंक दिया। उनमें से एक दरख्त के तने से जाकर टकराया। उसकी आखिरी कराह मुंह से निकली। इसके बाद वो ठंडा पड़ गया। दूसरा कहीं झाड़ियों में जाकर गुम हो गया था। फिर जॉन लूफर ने पलटकर सोनिया को फातिहाना अंदाज में देखा। वह शानी बेनियाजी से चलता हुआ स्टेप के पास आया जो जमीन पर पड़ी हुई थी। वो कुछ कहना चाहता था, फिर चौंक कर आसमान की तरफ देखने लगा। हेलीकॉप्टर की आवाज ने उसे चौंका दिया था। हम इसी खुले मैदान के ऊपर हेलीकॉप्टर में चक्कर लगा रहे थे जब उन दुश्मनों ने हमें देखा कि हम रस्सी का फंदा फेंक रहे हैं, तो उन्होंने अपनी अपनी स्टेन गन उठाकर हमारी तरफ फायरिंग शुरू की। वो फायरिंग सिर्फ चंद सेकंड की थी। इसके बाद हथियार खाली हो गए। मैं रस्सी का फंदा सोनिया पर डालकर उसे वहां से ले जाना चाहता था। अगर सोनिया से कहता तो वो कभी राजी न होती। फिर मैंने अपना इरादा बदल दिया। उसके जो 4 दुश्मन थे वो सब निहत्ते थे। 3 से सोनिया बासानी निमट सकती थी। चौथा जॉन लूफर था, जो किम क्रेजी की तरह सख्त जान था। न फांसी के फंदे से मर सकता था, न उसे फ्री स्टाइल के मुकाबले में मारा जा सकता था। वो गैर मामूली इंसान था। उसे गैर मामूली तरीके से ही मारा जा सकता था। रस्सी का फंदा नीचे लटक रहा था। वो फंदा जो सोनिया की तरफ जाने वाला था, उसे मैंने जॉन लूफर की तरफ फेंका। वो उस फंदे से निकलना चाहता था, लेकिन वो उसके सर पर से होता हुआ जिस्म के आधे हिस्से तक आया। वो अपने हाथों से पकड़कर एक तरफ फेंकना चाहता था, मगर मैंने रस्सी को खींचा। फंदे का हल्का तंग हो गया, लेकिन तंग होते हुए वो उसके कदमों की तरफ चलाया। नतीजा ये हुआ कि जब मैंने खींचा तो वो औंधे मुंह जमीन पर गिर पड़ा। उसे इतना मौका नहीं मिला कि वो अपने पैरों की तरफ हाथ बढ़ाकर उस फंदे को निकालता। उस वक्त तक वो उठ चुका था। फिजा में उल्टा लटकता हुआ बुलंद होता चला जा रहा था। उसके तीनों साथी दौड़ते हुए उस फंदे से निकालने के लिए तेजी से बढ़े, लेकिन वो उनकी पहुंच से बुलंद हो गया था। लिहाजा उन्होंने टेप की तरफ दौड़ लगाई। उनमें से जो सबसे पहले टेप के पास पहुंचा और जिसने झुककर उसे उठाना चाहा, उसके मुंह पर एक जबरदस्त ठोकर पड़ी।
वो चीखते हुए दूसरी तरफ उलट गया। सोनिया दोनों हाथ कमर पर रखे उस टेप के पास खड़ी हुई थी और कह रही थी, ये जमीन पर पड़ा हुआ है, तुम में से कोई जवां मर्द है तो इसे उठा ले। मैं जॉन लूफर को फंदे में उलझाने के बाद उसे ऊपर उठाने की कोशिश में लगा हुआ था। मैं नहीं जान सकता था कि सोनिया के साथ क्या हो रहा है। जो कुछ मैं बयान कर रहा हूं ये मुझे बाद में मालूम हुआ। जब मैंने उसे फंदे में उलझाने के बाद ऊपर उठाना शुरू किया तब पता चला कमबख्त कितना वजनी है। कम से कम 3-3.5 मन का तो जरूर होगा। मैंने पायलट से कहा, हेलीकॉप्टर को इस तरह ले चलो कि नीचे लटकने वाला दरख्तों से टकराता जाए। पायलट ने मेरे हुक्म की तामील की। उसे इसी तरह लटकाए हुए हम इधर से उधर परवास करने लगे। वो वाकई सख्त जान था। 2-4 दरख्तों से टकराने, उनसे उलझते और गुजरते रहने के दौरान यकीनन चोटें आई होंगी, लेकिन वो बर्दाश्त करना जानता था। इसके साथ ही उसने ऊपर की तरफ उठकर अपनी टांगों को पकड़ लिया था और अब रस्सी को पकड़कर आहिस्ता आहिस्ता यूं ऊपर उठ रहा था जैसे पहाड़ की चोटी पर फंदा डालने के बाद उसकी बुलंदी तक पहुंचने जा रहा हो। मैंने पीछे बैठे हुए फौजी जवान से कहा, हथकड़ी निकालो, मैं इसके हाथ में डालूंगा। आला बीबी ने परेशान होकर पूछा, तुम क्या करने जा रही हो? इसे हथकड़ी पहनाने के लिए तुम्हें बाहर नीचे लटकना होगा। अगर हमने इसे अंदर आने का मौका दिया और इसके हाथ खुले रहे तो यह सबके लिए तबाही का बायस बनेगा। रस्सी काट डालो, इसे बुलंदी से गिरकर मरने दो। एक फौजी अफसर ने कहा, मादाम ये नहीं हो सकता। वह मुजरिम जरूर है लेकिन हम उसे मारने का हक नहीं रखते, उसे अदालत पहुंचाया जाएगा। अफसर ने मेरी तरफ हथकड़ी बढ़ाते हुए कहा, रस्सी का आखिरी सिरा हेलीकॉप्टर से बंधा हुआ है, आप इसे छोड़ दें। इसे किसी तरह हथकड़ी पहनाने की कोशिश करें, मैं आपकी टांगें पकड़े रहूंगा। मैंने उसे हथकड़ी ली। उस वक्त तक जॉन लूफर रस्सियों को थामकर एक एक हाथ बढ़ाते हुए ऊपर चला आ रहा था। जब मैं हेलीकॉप्टर से बाहर झांकते हुए नीचे की तरफ झुकने लगा तो हमारे दरमियान सिर्फ 6 फुट का फासला रह गया। मैंने एक हाथ से हेलीकॉप्टर के दरवाजे वाले हैंडल को थाम रखा था, दूसरे हाथ में हथकड़ी थी। जॉन लूफर ने सर उठाकर मेरी तरफ देखा, फिर गुर्राते हुए कुछ कहने लगा। गर्दिश करता हुआ पंखा इस कदर शोर मचा रहा था कि उसकी बुड़बुड़ाहट सुनाई नहीं दी। उसने और ऊपर उठने के लिए हाथ बढ़ाकर रस्सी को थामना चाहा। मैंने उसकी कलाई में हथकड़ी पहनाने के लिए अपना हाथ बढ़ा दिया। उसने फौरन ही हाथ पीछे कर लिया। मैंने कहा, तुम्हें ऊपर आने के लिए हथकड़ी पहनना पड़ेगी, वरना इसी तरह लटकते रहोगे। वो कमबख्त शायद इस सर्कस में बाजीगर भी रह चुका था, क्योंकि रस्सी को हाथों से थामने के बाद टांगों को फंदे से आज़ाद कर चुका था। अब उसके लिए भी दुश्वारी ये थी कि मुझे दोनों हाथों से नहीं पकड़ सकता था। एक हाथ से रस्सी को पकड़ना जरूरी था और दूसरे हाथ से हथकड़ी को अपने से दूर रखने का मसला भी था। यही वजह थी कि जब वो हाथ बढ़ाकर रस्सी को और जरा ऊपर थामना चाहता तो मेरा हाथ उसकी तरफ बढ़ता और वह फिर हाथ खींच लेता। हेलीकॉप्टर परवाज करता जा रहा था और हमारे दरमियान ये खेल जारी था। कभी मैं हाथ बढ़ाता था, कभी वो हाथ पीछे हटा लेता। जब मैं पीछे हाथ हटा लेता तो वो रस्सी को थामकर ऊपर आना चाहता। मैंने एक बार उसे ऊपर आने का मौका दिया, वो धोखा खा गया। उसने सोचा एक हाथ से रस्सी थामते ही फौरन उचक कर दूसरे हाथ से रस्सी को थाम लेगा, लेकिन मैंने उस दूसरे हाथ में हथकड़ी डाल दी। वो हथकड़ी खुदकार थी, यानी कलाई में पहनाते ही मुकफ्फल हो जाती। बाद में उसे मखसूस चाबी से ही खोला जाता था। वो एक कलाई में तो मुकफ्फल हो गई, अब दूसरी कलाई बाकी थी, लेकिन वो भी बला का चालाक था। हथकड़ी वाले हाथ से उसने रस्सी को थामकर दूसरे हाथ से मेरे हाथ को थाम लिया ताकि मैं दूसरी कलाई में ना पहना सकूं। अब वो 2 तरह की कोशिशें कर रहा था। एक तो ये कि मैं उसकी दूसरी कलाई तक ना पहुंच सकूं, दूसरा वो मुझे अपनी तरफ खींच रहा था, जैसे धमकी दे रहा था कि खींचते ही नीचे की तरफ फेंक दूंगा, और वो ऐसा कर सकता था। जवाबन मैं उसे अपनी तरफ खींचना चाहता था, लेकिन उसके वजन के मुतल्लिक पहले ही बता चुका हूं। एक फौजी जवान ने पीछे से मेरी टांग पकड़ रखी थी, दूसरे हाथ से मैंने दरवाजे के हैंडल को पकड़ रखा था, इसलिए अब तक बचा हुआ था, वरना कब का बुलंदी से पस्ती की तरफ जा चुका होता। उसने मेरी कलाई को बड़ी मजबूती से जकड़ रखा था। मेरी कलाई जैसे फौलादी शिकंजे में आ गई थी। मैं इधर से उधर हाथ हिला नहीं सकता था, फिर भी कोशिश जारी थी। आखिर मैंने पीछे सर घुमाकर फौजी जवान से कहा, मेरी टांग छोड़ दो। आला बीबी ने कहा, यह क्या कह रहे हो, तुम गिर पड़ोगे। मैंने कहा, जो मैं कह रहा हूं उस पर अमल करो, मेरी टांग छोड़ दो। अफसर ने पायलट से कहा, परवाज नीचे रखो और फरहाद साहब की टांग छोड़ दो। उसके हुक्म की तामील की गई। मैंने हैंडल को उसी तरह दूसरे हाथ से थाम कर रखा, फिर हेलीकॉप्टर के दरवाजे से बाहर निकल गया। गोया कि सिर्फ एक हाथ के जोर पर मैं हैंडल को थामे लटक रहा था। दूसरा हाथ दुश्मन की गिरफ्त में था और अब बार बार लात उसके मुंह पर मार रहा था। इसका फायदा यह हुआ कि मेरी कलाई पर उसकी गिरफ्त जरा कमजोर पड़ गई। मैं यही चाहता था। मैंने अपने हाथ को पूरी कुव्वत से एक तरफ मोड़कर उसकी कलाई में हथकड़ी पहना दी। इधर मैंने दूसरे हाथ में हथकड़ी पहनाई, उधर उसने मेरी कलाई छोड़ दी। मैं सोच में नहीं सकता था कि वो इतना बड़ा खतरा मोल लेगा। दूसरे लम्हे वो एक हाथ से रस्सी थामे फिसलता हुआ नीचे जाने लगा। पहले तो यही समझ में आया कि वो पस्ती की तरफ गिरता जा रहा है, लेकिन हेलीकॉप्टर ज्यादा बुलंदी पर नहीं था। उसकी परवाज तकरीबन 25 फुट की बुलंदी पर थी। दरख्तों से टकराने का अंदेशा नहीं था। पहले मैंने एक हाथ से हैंडल को थामा हुआ था, दूसरे हाथ से जॉन लूफर से जोर आजमाई करता रहा था। उसके नीचे जाते ही मैंने रस्सी को थाम लिया। फिर एक फौजी ने मुझे आगे बढ़कर सहारा दिया। मैं हेलीकॉप्टर के अंदर आ गया। इसके बाद मैंने सर निकाल कर देखा तो रस्सी खाली लटक रही थी, वो नहीं था। मैंने हैरानी से पूछा, अरे वो कहाँ चला गया? पायलट ने कहा, मैं उसे देख रहा था।
एक घने दरख्त के ऊपर प्रवास करने के दौरान उसने रस्सी छोड़ दी थी, इसके बाद नजर नहीं आ रहा। हम उसी दरख्त के चारों तरफ प्रवास कर रही हैं। हम नीचे की तरफ देखने लगे, कई घने दरख्त थे। हेलीकॉप्टर उनके ऊपर प्रवास करता हुआ एक गोल चक्कर काट रहा था। अब उनमें से कौन सा दरख्त है ये हमने नहीं देखा था। पायलट से पूछने पर उसने कहा, तमाम दरख्त एक जैसे घने हैं, इन्हीं में से किसी दरख्त में छुपा होगा। जब हेलीकॉप्टर ने 2 चक्कर पूरे कर लिए तो मैंने फौजी जवानों से कहा, आप में से 2 नौजवान रस्सी के जरिए नीचे उतर जाएं और उसे तलाश करें। हमें सोनिया की तरफ वापस जाना चाहिए। अफसर ने कहा, आप मादाम सोनिया की फिक्र न करें, बेशक वहां 3 दुश्मन रह गए थे, लेकिन बस के मुसाफिर भी उनके साथ हैं। सबने मिलकर उन तीनों को काबू कर लिया होगा। मैंने रज़ा अली के दिमाग पर दस्तक दी, फिर उसके जरिए मालूमात हासिल की। अफसर का अंदाजा दुरुस्त निकला। अव्वल तो सोनिया ने उन तीनों की अच्छी तरह पिटाई की थी, इसके बाद बस के मुसाफिरों ने उन पर धावा बोल दिया। ऑफिसर आंखों से दूरबीन लगाए नीचे दरख्तों की तरफ देखता जा रहा था। हेलीकॉप्टर ने उन दरख्तों के अतराफ कई चक्कर लगाए थे, लेकिन जॉन लूफर नजर नहीं आ रहा था। मैंने कहा, हमें जरा आगे जाकर देखना चाहिए। वो यकीनन दरिया की तरफ गया होगा। हेलीकॉप्टर को दरिया की तरफ ले जाया गया, वहां भी वो नजर नहीं आ रहा था। यकीनन घने दरख्तों के साए तले छुप छुप कर किसी दूसरी तरफ निकलने की कोशिश में होगा। अफसर ने कहा, हेलीकॉप्टर को दरिया के किनारे उतार दो। हम प्रवास करने के दौरान घने दरख्तों के साए में उसे देख नहीं सकेंगे। थोड़ी देर बाद वो हेलीकॉप्टर दरिया के किनारे उतर चुका था। पंखे की गर्दिश थम गई थी। ऑफिसर ने कहा, इसके दोनों हाथों में हथकड़ी है। वो आबादी की तरफ जाएगा तो लोग उसे मुजरिम समझकर दौड़ाएंगे, घेरने की कोशिश करेंगे। हम घने दरख्तों की तरफ जाने लगे। मैंने कहा, उसका आबादी की तरफ जाना खतरनाक है। बस्ती वाले बेचारे उसका मुकाबला नहीं कर सकेंगे। वो दरिंदा है, गैंडे की तरह ताकतवर है। किसी न किसी की जिंदगी को खतरे में डालकर उन्हें मजबूर करेगा कि उसकी हथकड़ी को किसी तरह काटा जाए। मैंने अफसर से दूरबीन लेकर अपनी आंखों से लगाई, चारों तरफ देखने लगा। हद नजर तक दरख्त फैले हुए थे, दूर का मंजर उनकी वजह से छुप जाता था। मैंने दरिया की तरफ घूमकर देखा, फिर चौंक गया। बहुत दूर दरिया पर रेलवे का पुल नजर आ रहा था। जॉन लूफर उसी तरफ भागता जा रहा था। मैंने दूरबीन के लेंस को उसके क्लोज में किया ताकि उसे साफ तौर पर देख सकूं। फिर मैंने अफसर से कहा, वो रेलवे लाइन की तरफ जा रहा है। अफसर ने मुझसे दूरबीन लेकर उस तरफ देखा, फिर अपने मातहतों को हुक्म दिया, फौरन उधर चलो, उसे फरार होने का मौका ना दो। वो रेलवे लाइन पर पहुंच गया था और अब पुल पर दौड़ता जा रहा था। हमसे तकरीबन 2 मील के फासले पर होगा। दूरबीन ना होती तो शायद वो हमें नजर भी ना आता। ऑफिसर ने हैरानी से कहा, आखिर ये पुल के ऊपर क्यों दौड़ता जा रहा है, जबकि दरिया के उस पार सिग्नल डाउन है, ट्रेन आने ही वाली है। अगरचे हम दौड़ते हुए उसकी तरफ जा रहे थे, लेकिन उससे बहुत दूर थे। उस वक्त तक वो पुल के दरमियानी हिस्से में पहुंच गया था, यानी दरिया के बीच पुल पर खड़ा था। फिर वो रेलवे लाइन पर लेट गया। मैंने ऑफिसर से दूरबीन लेकर उसके लेंस को क्लोज करते हुए देखा तो हैरान रह गया। वो रेलवे लाइन पर उस जगह लेटा हुआ था जहां 2 पटरियां मिलती थीं और उन पटरियों को नट बोल्ट के जरिए मजबूती से जोड़कर रखा जाता था। वो वहां लेटने के बाद अपने दांतों से नट बोल्ट को खोल रहा था। मेरी आंखें दूरबीन से लगी हुई थी और हैरानी से फैल गई थी। ये एक नाकाबिल यकीन बात थी कि एक इंसान अपने दांत की मजबूती को आजमा रहा था और रेलवे लाइन के बोल्ट खोल रहा था। मैंने दूरबीन को ऑफिसर के हाथ में देते हुए कहा, जरा इसे क्लोज में देखिए, वो नट बोल्ट खोल रहा है, जो मुमकिन नहीं है। ऑफिसर ने देखा, फिर कहा, यह ऐसा क्यों कर रहा है, फर्ज करो वो इन्हें खोलने में कामयाब हो जाए तो पटरी का जोड़ खुल जाएगा, आने वाली ट्रेन को हादसा पेश आ सकता है। मैंने कहा, वो ट्रेन को हादसे से 2-4 करके क्या फ़ायदा हासिल करेगा, उसका मकसद कुछ और है। मैं फिर दूरबीन लेकर देखने लगा। मैं और ऑफिसर एक जगह ठहर गए। बाकी मुसल्ला जवान रेल की पटरी की तरफ दौड़ते जा रहे थे। ऑफिसर ने चीख कर कहा, पुल पर ना जाना, ट्रेन आने ही वाली है। वो दुरुस्त कह रहा था। अगर मुसल्ला जवान पुल पर जाते तो उस वक्त तक ट्रेन आ जाती, फिर उन्हें वापसी का मौका ना मिलता। नतीजा ये होता कि वो ट्रेन की जद में आ जाते और जॉन लूफर तो जद में आने ही वाला था। मैंने दूरबीन से देखा, उसने एक पटरी के दोनों नट बोल्ट खोल लिए थे। अब वो दोनों टांगे एक पटरी में फंसाकर रेलवे लाइन के नीचे झूल गया, यानी दरिया की तरफ लटक गया, और जिस पटरी के नट बोल्ट खोले थे उस पटरी को ऊपर की तरफ उठा रहा था। इसके लिए गैर मामूली कुव्वत की ज़रूरत होती है और वो इसका मुजाहरा कर रहा था। जब वो पटरी ज़रा ऊपर उठकर अलहदा हो गई तो उसने दूसरी पटरी पर अपनी हथकड़ी का दरमियानी हिस्सा रख दिया। जो पटरी ज़रा ऊपर की तरफ उठी हुई थी फिर वो नीचे आ गई। अब ट्रेन की आवाज़ करीब आती जा रही थी। मैं हैरानी से दूरबीन लगाए देख रहा था। वो दोबारा उस पटरी के नट बोल्ट को अपने दांतों में पकड़कर लगा रहा था ताकि ट्रेन को कोई हादसा पेश ना आए। वो अजीब सिचुएशन थी। हम दूर खड़े तमाशा देख रहे थे। मुसल्ला जवान जो रेलवे लाइन के करीब पहुंच गए थे वो पुल पर नहीं जा सकते थे। इतनी देर में जॉन लूफर ने नट बोल्ट दोबारा लगा दिए और अपनी टांगे जिस पटरी से फंसाए हुए था उस पटरी को छोड़ दिया। गोया अब हथकड़ियों के बल दरिया की तरफ लटक रहा था। ऑफिसर ने बुड़बुड़ाने के अंदाज में कहा, ओ गॉड, इट इज़ ए डेयरिंग स्ट्रगल। ओ खुदाया, मैंने ऐसी जान पर खेल जाने वाली जिद्दोजहद का अंदाज पहले कभी नहीं देखा। ट्रेन आ गई थी, तेज़ रफ्तारी से पुल पर पहुंच गई थी और अब पुल पर से गुजरते हुए जॉन लूफर के सर के ऊपर से गुजरती जा रही थी। अभी सिर्फ ट्रेन के इंजन के बाद एक बोगी ही गुजरी होगी कि हथकड़ी का दरमियानी हिस्सा कट गया और जॉन लूफर वहां से पस्ती की तरफ जाता हुआ दरिया की गहराई में पहुंच गया।
मैंने दूरबीन से इतना ही देखा कि पानी के छींटे दूर तक फैले, इसके बाद फिर लहरें अपने मामूल के मुताबिक बहने लगीं। वो नजर नहीं आ रहा था। गहराई में जाने के बाद दोबारा उभर नहीं सका। क्या वो डूब गया था? ऑफिसर और दूसरे जवान ऐसा सोच सकते थे, लेकिन मैं जानता था वो योगा का माहिर पानी में सांस रोके हुए किसी तरफ जा रहा होगा। हम जहां खड़े हुए थे दरिया का रुख उस तरफ था, यानी हम जनूबन खड़े हुए थे और दरिया शुमाल की तरफ से बहता हुआ आ रहा था। वह भी उसी तरफ बहता हुआ आ रहा होगा, लेकिन ये कोई ज़रूरी नहीं। वो कोई बेहिस्सो हरकत तो नहीं था कि दरिया के बहाव के मुताबिक चला आता। वो उसके मुखालिफ सिमत भी तैरता हुआ अंदर ही अंदर कहीं से कहीं निकल सकता था। ट्रेन निकल चुकी थी। ऑफिसर चीख कर अपने मातहतों से कह रहा था, पुल क्रॉस करके दूसरे किनारे जाओ, तुम में से एक शुमाल की सिमत जाएगा, दूसरा जनूब की सिमत। मैंने कहा, वो योगा का माहिर है। मेरी मालूमात के मुताबिक मास्टर की के शागिर्द तकरीबन आधे घंटे तक सांस रोक सकते हैं। ओह नो, इतनी देर तक सांस भला कैसे रोकी जा सकती है? आदमी तो मर ही जाएगा। ऐसा हमारी दुनिया में होता है, पता नहीं वो आधे घंटे में कितनी दूर निकल जाएगा। हम किनारे किनारे कहाँ तक जा सकेंगे? आला बीबी ने कहा, हमें हेलीकॉप्टर में परवाज करते हुए उसे देखना चाहिए। हम सब दौड़ते हुए फिर हेलीकॉप्टर में पहुंच गए। 10 मिनट के बाद हम परवाज कर चुके थे। ऑफिसर बेयकीनी से कह रहा था, 10 मिनट गुजर चुके हैं, मैं यकीन नहीं कर सकता कि वह अब तक पानी के अंदर होगा। हम परवाज करते हुए नीचे दरिया की तरफ देख रहे थे। दोनों किनारों पर हमारी नज़र थी। ऑफिसर कभी खुद दूरबीन से देखता था, कभी वह दूरबीन मेरी तरफ बढ़ा देता। हम कई मील तक शुमालन भी गए और जनूबन भी दरिया पर बराबर नज़र रखते रहे, लेकिन वो कमबख्त नज़र ही नहीं आ रहा था। आला बीबी ने कहा, दरिया के मुख्तलिफ हिस्सों में अब तक 2 लॉन्चें और 3 कश्तियां नजर आई हैं। वो जिधर भी जा रही होंगी, परवाज को ज़रा नीचे करके उनसे मालूमात हासिल की जा सकती हैं। ऐसा ही किया गया। मेगाफोन के जरिए लॉन्च वालों को मुखातिब करके कहा गया, एक खतरनाक कैदी फरार हो गया है। वह फरार के लिए दरियाई रास्ता इख्तियार कर रहा है। यकीनन वो किसी कश्ती या लॉन्च तक पहुंचने की कोशिश करेगा। अगर वो पहुंच चुका है तो हमें सिग्नल के जरिए इतला दी जाए। लॉन्च के अरशे पर खड़े हुए एक नेवी मैन ने सिग्नल देना शुरू किया। उसका जवाब था, हमारी लॉन्च में ऐसा कोई मफरूर नहीं। उससे तकरीबन 4 मील की दूरी पर एक और लॉन्च चली जा रही थी। वहां से भी यही जवाब मौसूल हुआ। बाकी कश्तियों का हमने दूरबीन के जरिए देखा। कश्तियों में छुपने की जगह नहीं होती। प्रवास के दौरान उसमें बैठे हुए मुसाफिर नजर आ जाती हैं। वो नजर नहीं आया। 1 घंटे तक प्रवास करने के बाद पायलट ने कहा, अब हमें वापस जाना चाहिए वरना ईंधन खत्म हो जाएगा। हम लाहौर पहुंच गए। हमें फौजी छावनी के करीब ही एक गेस्ट हाउस में रखा गया। इस गेस्ट हाउस के चारों तरफ सख्त पहरा लगा दिया गया। तकरीबन 2 घंटे बाद सोनिया भी आ गई। आला बीबी ने उसे बताया, हालात तेजी से बदलते जा रहे हैं। बड़े ममालिक की तरफ से बिल वास्ता दबाव डाला जा रहा है कि वो टेप मुतलका लोगों को वापस कर दिया जाए और हमें इस मुल्क से निकाल दिया जाए। वो हमें निकालने की बात वाज़ेह तौर पर नहीं कह रहे, लेकिन उनका मकसद यही है। इन बातों के दौरान 2 ऑफिसर गेस्ट हाउस में आए। उन्होंने बड़ी गर्मजोशी से मुसाफिया किया, हमारी खैरियत पूछी, फिर यह भी मालूम किया कि हमें किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं। हमने उनका शुक्रिया अदा किया। एक ऑफिसर ने कहा, मादाम सोनिया, आपसे दरख्वास्त है कि वो टेप जो आपके पास है उसे हमारे हवाले कर दें। सोनिया ने पूछा, क्या यह ज़रूरी है, जबकि मैं एक टेप आपके ऊपर के दफ्तर में पहुंचा चुकी हूँ। अभी हमें इतला मिली है कि वो टेप ओरिजिनल नहीं है, असल की नकल है। सोनिया और आला बीबी उन अफसरान से बातें कर रही थी। मैंने माजरत चाहते हुए दूसरे कमरे में पहुंचकर सईद अहमद साहब से रब्ता कायम किया। फिर पूछा, क्या वाकई जो टेप आपके पास पहुंचा है वो असल नहीं है? मुझे अफसोस है, सोनिया भाभी ने हमसे भी धोखा किया है। मैंने पूछा, आखिर आप असल क्यों चाहते हैं? किसने ये कहा है कि वो असल नहीं है? फरहाद, टेप पर होने वाली री रिकॉर्डिंग को पहचानने वाले माहिरीन मौजूद हैं। सुपर मास्टर और मास्क मैन के जो माहिरीन यहाँ हैं, उन्होंने इस टेप पर एतराज़ किया है। वो असल का मुतालबा कर रही हैं। फिर तो असल कभी उनके हाथ नहीं लगेगा। हम बड़ी मुश्किल में पड़ जाएंगे। दोस्ती और बरसों की रिश्तेदारी पसे पुश्त डालकर मुझे सख्त इक़दामात पर मजबूर होना पड़ेगा। तुम अच्छी तरह जानते हो मैं फ़र्ज़ के सामने सब कुछ कुर्बान कर देता हूँ। मैं जानता हूँ आपको फ़र्ज़ की अदायगी से नहीं रोकूंगा, लेकिन आप ज़रा वजाहत फरमा दें कि हमारे खिलाफ सख्त इक़दामात क्या हो सकती हैं? हमने कौन सा जुर्म किया है? मैं तुमसे बहस नहीं करना चाहता, ये मसलियत अंदेशी का तकाजा है। हमें सुपर मास्टर और मास्क मैन के मुतालबात तस्लीम कर लेने चाहिए। उन्हें तस्लीम कर लेने से हमारी पोजीशन कमज़ोर नहीं पड़ेगी। वो चाहे कैसी भी सियासी हथकंडे इस्तेमाल कर रहे हों, हमें सिर्फ ये देखना है कि हमारे मुल्क को नुकसान ना पहुँचे। फरहाद, मेरी बात समझने की कोशिश करो। हम उनका ही मुतालबा पूरा करके इन दोनों ममालिक से बड़े फ़ायदे हासिल कर सकती हैं। ये बात एक मोटी सी अकल में भी आ सकती है कि हम ऐसी चीज़ देखकर जिससे हमें कोई नुकसान नहीं पहुँचता, उसके बदले 10 फ़ायदे हासिल करते हैं। तो हमें ऐसा करना चाहिए। आपकी बातें मेरी समझ में आ रही हैं, लेकिन आप यकीन करें, बाज़ हालात में सोनिया मेरे बस से भी बाहर होती है। मैं भी अब तक यही समझ रहा था कि उसने आपके पास असल टेप पहुंचाया है। यकीनन वो असल आमना के जरिए वादी काफ पहुंचा दिया गया है। अब मैं क्या कर सकता हूँ? तुम वादी काफ से वापस मंगवा सकते हो। मैं चंद लम्हों तक सोचता रहा, फिर कहा, मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से आप मुश्किलात में पड़ जाएं। बस समझ लीजिए वो असल वापस आ गया है। इस वक्त सोनिया के पास मौजूद है। क्या वाकई असल टेप सोनिया भाभी के पास मौजूद है?
हाँ, 2 ऑफिसर वो टेप लेने आए हैं। मैं अभी सोनिया से कहता हूँ, वो उनके हवाले कर देगी। तुम मेरी बहुत बड़ी मुश्किल आसान कर दोगे, प्लीज़ हमसे ताउन करो। वो टेप उनके हवाले कर दो, मगर फिर फ्रॉड ना हो। अगर वो भी नकली साबित हुआ तो आप इत्मीनान रखें, वो नकली नहीं है। मैं उस कमरे से निकलकर सोनिया और आला बीबी के पास आया। वो दोनों अफसरान से बहस कर रही थी। मैंने कहा, सोनिया मेरी बात मान लो, वो टेप इनके हवाले कर दो। हमें हर हाल में इनसे ताउन करना चाहिए, वरना मेरी वजह से सईद साहब मुश्किलात में पड़ जाएंगे। सोनिया मुझसे भी बहस करना चाहती थी। मैंने उसके शाने पर हाथ रखकर कहा, प्लीज़ मेरी बात मान लो। ऐसा कहने के दौरान मैंने हाथ का इशारा किया। वो समझ गई। उसने गठरी में हाथ डालकर टेप को निकाला, फिर ऑफिसर के हवाले करते हुए कहा, हमने आपकी बात मान ली, लेकिन आप नहीं जानते, जैसे ये असल टेप दुश्मनों को मिलेगा वो हमारे पीछे कुत्तों की तरह लग जाएंगे। कहीं भी देखेंगे तो बेदरेग गोली मार देंगे, हम अपनी जान से जाएंगे। आप इस खुशफहमी में रहेंगे कि हमारी हिफाजत की जा रही है। मैंने कहा, ऑफिसर, जीना और मरना नसीब की बात है। आप हमारे चारों तरफ से पहरा उठा दें और हमें जाने की इजाज़त दें। एक ऑफिसर ने कहा, पहले ये टेप आजमाया जाएगा कि असली है या नकली। इसके बाद आप लोगों की यहाँ से रवानगी का इंतजाम किया जाएगा। आप जिस मुल्क में जाना चाहेंगे वहाँ आपको पहुँचा दिया जाएगा। मैंने हंसते हुए पूछा कि आपको यकीन है कि जिस तैयारे में हम पहुँचाए जाएंगे वो उसी मुल्क में पहुँचेगा? उस ऑफिसर ने सवालिया नज़रों से देखा। मैंने कहा, आप सोच भी नहीं सकते कि यहाँ से रवाना होते ही हम पर क्या गुजरेगी। बहरहाल आप अपनी मनमानी कर लें। वो दोनों ऑफिसर जाने लगे। सोनिया ने उन्हें मुखातिब किया तो वो पलट कर देखने लगे। वो कह रही थी, एक बात याद रखिए, हम इस मुल्क से मोहब्बत करते हैं, यहाँ के कानून का एहतराम करते हैं, वरना ये जो पहरे बिठाए गए हैं हमारे सामने कोई अहमियत नहीं रखते। आपसे गुजारिश है कि हमें हमारे हाल पर छोड़ दें। हम ये मुल्क फ़ौरन छोड़ देंगे, लेकिन अपने तौर पर छोड़ेंगे। हम अपने तौर पर सोचेंगे कि किस तरह जाना चाहिए और किन रास्तों से निकलना चाहिए। अगर आपने हमारे साथ इतना ताउन नहीं किया। मैंने सोनिया को आगे कहने का मौका नहीं दिया। उसके शाने पर हाथ रख दिया। वो चुप हो गई। उन अफसरों ने मुझे, आला बीबी और सोनिया को गहरी टटोलती हुई नज़रों से देखा, फिर वापस चले गए। मैंने सोनिया और आला बीबी से सरगोशी में कहा, वो असल टेप चाहते हैं और मैं साबित करना चाहता हूँ कि अभी जो टेप ले गए हैं वही असल है, लिहाजा मुझे थोड़ी देर तक मुखातिब न करना। मैं उन अफसरान के दिमाग में पहुँच गया। उनमें से एक ऑफिसर सुपर मास्टर के सफारत खाने में टेलीफोन के जरिए कह रहा था, हमने मादाम सोनिया से वो टेप हासिल कर लिया है, उसे लेकर आ रही हैं। आप मास्क मैन के किसी नुमाइंदे को भी बुला लीजिए ताकि एक साथ इसे सुनकर तस्दीक कर सकें। मैंने दूसरी तरफ से बोलने वाले की आवाज़ सुनी, फिर उसके दिमाग में पहुंच गया। वह मास्क मैन के सफारत खाने में फ़ोन करके उनके एक माहिर को बुला रहा था। मैं उस माहिर के दिमाग में भी पहुंच गया। फिर मैंने टेलीपैथी के हथकंडे इस्तेमाल किए। मास्क मैन की तरफ से आने वाले माहिर के साथ ऐसी गड़बड़ की कि वो वक्त पर ना पहुंच सका। इधर हमारे अफसरान वो टेप लेकर सुपर मास्टर के एक माहिर के पास पहुंच गए थे। उसने दूसरे माहिर का इंतजार नहीं किया। उनके अंदर ये खलबली मची हुई थी कि किसी तरह असल टेप तक पहुंच जाएं। लिहाजा उसने रिकॉर्डर पर उसे लगाया और ऑन करके सुनने लगा। मैं उसके दिमाग में मौजूद था। वो जो कुछ सुन रहा था उसे सुनने का मौका दे रहा था, मगर बहुत कम समझने का मौका दे रहा था। वो 1000 महारत रखता हो, लेकिन टेलीपैथी की महारत के सामने उसकी एक चाल न चली। उसे यकीन हो गया कि वही असल टेप है। इसमें जो नकल होने की खामियां थी या कुछ टेक्निकल बातें रह गई थी, वो उसकी समझ में ना आ सकी। दूसरे लफ्ज़ों में, मैंने उसे समझने का मौका नहीं दिया। उसने मुतमईन होने के बाद टेलीफोन के जरिए इस्लामाबाद में बैठे हुए सुपर मास्टर के खास माहिर से रब्ता कायम किया और तस्दीक की। मैंने वो असल टेप सुन लिया है, किसी किस्म का शुबा नहीं, यह हर तरह से ओरिजिनल है। दूसरी तरफ से पूछा गया, मास्क मैन का माहिर क्या कहता है? वह कहना चाहता था कि अभी उनका माहिर यहाँ पहुँचा नहीं। उसी वक्त उसकी नज़र दरवाजे पर गई। फिर उसने कहा, वो अभी यहाँ पहुँचा है और अब वो सुनकर तस्दीक करने वाला है। अच्छी बात है, मैं उसकी रिपोर्ट भी सुनना चाहूँगा। यस सर, अभी आपसे दोबारा रब्ता कायम करूँगा। मास्क मैन का वो माहिर रिकॉर्डर के पास आया और टेप को रिवाइंड करने लगा। मैंने सुपर मास्टर के माहिर के दिमाग में ये बात पैदा की, मैं तो सुन चुका हूँ, मुझे यहाँ रहने की क्या ज़रूरत है? यहाँ रहने का मतलब यह है कि मैं अपने मुखालिफ माहिर की राय को अहमियत देने वाला हूँ और इसके नुक्ता नज़र से इस टेप के असल या नकल होने का फैसला करने वाला हूँ। ये बात उसकी खुददारी को ठेस पहुँचाती थी, लिहाजा वो दूसरे कमरे में चला गया। इधर मैंने मास्क मैन के माहिर के साथ भी वही तरीक़ाकार इख्तियार किया। उसने पूरा टेप सुनने के बाद तस्दीक कर दी, हाँ यही असल टेप है, मैं इसे इस्लामाबाद ले जाऊँगा। वहाँ हमारे और सुपर मास्टर के माहिरीन मज़ीद तस्दीक करेंगे। सुपर मास्टर के माहिर ने कमरे में दाखिल होकर कहा, हम ये टेप इस्लामाबाद ले जाएंगे, ये हमारी जिम्मेदारी है। मास्क मैन के नुमाइंदे ने कहा, जिम्मेदारी हमारी भी है, इसमें हमारे मामलात भी शामिल हैं। बात ना बढ़ाई जाए तो बेहतर है। बात कैसे न बढ़ती, जबकि मैं उनके दरमियान मामले को तूल देना चाहता था। रात का वक्त था, शाम होते ही सर्दी बढ़ जाती थी। लोग खिड़की और दरवाजे बंद रखते थे, लेकिन मास्क मैन के माहिर ने फ़ौरन ही पलटकर खिड़की को खोला और उस टेप को ये कहते हुए बाहर फेंक दिया, इसे संभालो, किसी के हाथ ना लगने देना। वो दो अफसरान जो हमसे टेप ले गए थे, उन्होंने गरज कर कहा, यह गलत बात है। मास्क मैन के माहिर ने कहा, यह भी गलत है। जिस टेप में हमारे मामलात शामिल हैं उसे सुपर मास्टर के आदमी नहीं ले जा सकते। उसकी बात खत्म होने से पहले ही वो दोनों अफसरान दौड़ते हुए कमरे से बाहर गए ताकि बाहर वाले से उसे छीन सकें।
यूं भी बाहर सुपरमास्टर के आदमी मौजूद थे। उन्होंने उस टेप ले जाने वाले को घेर लिया। जब उसने देखा कि वहां से नहीं निकल सकेगा तो उसने उसी माहिर को आवाज़ दी और कहा, इसे संभाल लो, मैं अभी ले लूँगा। उसने फिर खिड़की के रास्ते उसे अंदर फेंका, लेकिन इस बार वो टेप सुपरमास्टर के माहिर के हाथ लग गया। मैं खामोशी से तमाशा देख रहा था। टेलीपैथी का हरबा इस्तेमाल करने की भी ज़रूरत नहीं थी। वो खुद ही इस टेप की ऐसी तैसी करने वाले थे। अगर ना करते तो फिर मैं अपनी गैर मामूली सलाहियत को इस्तेमाल करता। जब वो टेप सुपरमास्टर के माहिर के हाथ लगा तो वो उसे ना ले जा सका। दूसरे माहिर ने उसके हाथ पर ठोकर मारी थी। वो टेप उसके हाथ से निकलकर ज़मीन पर पहुंचा, फिर पहिए की तरह लुढ़कता हुआ एक तरफ जाने लगा। दोनों ने बैक वक्त उसकी तरफ छलांग लगाई। दोनों ही पहुंचे, मगर सुपरमास्टर का आदमी ज़रा पहले पहुंच गया। उसके हाथ में वो टेप आया, लेकिन मास्कमैन का आदमी उसके ऊपर आ गिरा। इसने उसके हाथ को थाम लिया था। फिर दोनों में जोर आजमाई होने लगी। बाहर से दौड़ते हुए कदमों की आवाज़ें आ रही थीं। इधर सुपरमास्टर का आदमी अपना हाथ छुड़वाने के लिए झटके दे रहा था। एक बार इतनी जोर का झटका पड़ा कि रील हाथ से निकल गई। फिजा में उड़ता हुआ आतिशदान के पास पहुंचा। वो आतिशदान नुमाइशी तौर पर था। उसमें आग नहीं जलती थी, लेकिन उसके ऊपर हीटर ऑन था। वो टेप रील हीटर से टकराया, उसके ऊपर से होता हुआ गुजरा। बस इतना ही वक्त काफ़ी था, टेप ने आग पकड़ ली। बाहर से दौड़ते हुए आने वालों ने उन दोनों को देखा जो फर्श पर गुत्थम गुत्था थे। एक ऑफिसर ने पूछा, वो टेप कहाँ है? दोनों एक दूसरे को छोड़कर फौरन ही उठ गए। उस वक्त तक टेप ने आग पकड़ ली थी। बहरहाल उसे बुझाया जा सकता था। एक ने उसे बुझाने के लिए उसकी तरफ दौड़ लगाई। यही वो वक्त था कि मैं खामोश तमाशाई नहीं रह सकता था। मैंने दूसरे के जरिए उसकी टांग में टांग अड़ा दी। वो औंधे मुंह गिर पड़ा और ऐसी जगह गिरा जहां बाहर से आने वाले उस टेप को आग की लपेट में देखकर आगे बढ़ रहे थे। वह गिरने वाले से टकराए और औंधे मुंह जमीन बोस हो गए। आगे वाले गिरे तो पीछे वाले संभल ना सके। कुछ लड़खड़ाए, कुछ संभलने की कोशिश करते रहे। इतनी देर काफ़ी थी। एक तो टेप ने आग पकड़ ली थी, दूसरे टेप प्लास्टिक का था, वो भी पिघलता जा रहा था। मैं दिमागी तौर पर अपनी जगह हाजिर हो गया। सोनिया और आला बीबी मुझे तक रही थी। मैंने उन दोनों को मुख्तसर तौर पर बता दिया कि उस टेप को मैंने उन्हीं के हाथों किस तरह ज़ाया करवा दिया है। वो खुश हो गई। मैंने सईद अहमद को मुखातिब किया, फिर कहा, आपके पास एक टेप है, दूसरा टेप 2 अफसरान सोनिया से ले गए थे, उनका जो हशर हुआ वो मैं आपको बता रहा हूँ। मैंने तफसील से बताया कि किस तरह सुपर मास्टर और मास्कमैन के माहिरीन ने आपस में झगड़ा किया और वो टेप तबाह हो गई। उन्होंने कहा, फरहाद इसमें तुम्हारा हाथ है। आप ये सवाल न करें, देखें कि मैंने आपके हुक्म की तामील की। वो टेप उनके हवाले कर दिया। आपके दोनों अफसरान ने भी अपने फ़राइज़ अदा किए। सुपर मास्टर और मास्कमैन के माहिरीन ने उसे उनके सामने सुना और तस्दीक की कि वो असल टेप है। अब तो आपकी तमाम जिम्मेदारियां ख़त्म हो चुकी हैं। अगर उन्होंने तस्दीक किया और इसके बाद टेप ज़ाया हुआ है तो हमारी जिम्मेदारियां ख़त्म हो जाती हैं। आप वादा करें कि इस टेप का जिक्र किसी से नहीं करेंगे जिसे आमना ले गई है। तुमने बड़ी मुश्किलात से मुझे निकाला है, मैं इसका जिक्र नहीं करूँगा। शुक्रिया। क्या आप अपने असर व रसूख से काम लेकर हमें हमारे हाल पर नहीं छोड़ सकते? क्या मतलब? हम अपने तौर पर यहाँ से जाना चाहते हैं, वादा करते हैं कि जल्द से जल्द ये मुल्क छोड़ देंगे। हम तुम्हें कहीं भी पहुँचाने के लिए तैयार हैं और बाहिफाजत पहुँचाएंगे। फिर तुम्हें क्या एतराज़ है? आप हमसे ज़्यादा हमारे दुश्मनों को नहीं समझ सकते। हम मौका देकर यहाँ से निकलना चाहती हैं। फरहाद, तुम मेरी मजबूरियाँ नहीं समझ सकते। यहाँ तुमसे ऐसी ऐसी शख्सियतें नाराज़ हैं कि मैं बयान नहीं कर सकता। मिसाल के तौर पर अली जनाब का नाम पेश कर सकता हूँ। उसने एक तहरीरी बयान दिया है जिसमें लिखा है, फरहाद अली तैमूर जब तक हमारे मुल्क में मौजूद रहेगा तखरीबकारी जारी रहेगी और ऐसे हंगामे होंगे जिनका मुतहम्मिल हमारा मुल्क नहीं हो सकता। लिहाजा उसे पहली फुर्सत में यहाँ से निकाला जाए। अगर मैं कभी किसी वजह से ये तहरीरी बयान बदलना चाहूँ तो ये अच्छी तरह समझ लिया जाए कि फरहाद मेरे दिमाग में पहुँच गया है और मुझे अपना बयान बदलने पर मजबूर कर रहा है। वह चंद लम्हों के लिए चुप हुए, फिर कहा, इससे अंदाज़ा कर सकते हो कि ऐसी वो तमाम बड़ी शख्सियतें जो किसी न किसी वजह से स्मगलिंग, चोर बाजारी और तखरीबकारी में मुलव्विस हैं, जिन्हें तुम्हारे दुश्मन ममालिक की पुश्त पनाही हासिल है, वो सब तुम्हारे खिलाफ बयान दे रही हैं और दबाव डाल रहे हैं कि पहली फुर्सत में तुम्हें, सोनिया को और आला बीबी को यहाँ से निकाल दिया जाए। मैं जानता हूँ आप मुझसे बेइंतहा मोहब्बत करती हैं। आपकी तरह मेरे मुल्क के जितने फ़र्ज शनास अफसरान हैं वो भी मुझे चाहती हैं। मेरे हमवतन कभी पसंद नहीं करेंगे कि मैं यहाँ से चला जाऊँ, लेकिन मैं जाऊँगा सिर्फ इसलिए कि जो बड़े बड़े नाकाबिल शिकस्त दुश्मन हैं वो मेरी दुश्मनी में मेरे मुल्क को कोई नुकसान ना पहुँचाएं। मुझे उनसे निमटना होगा तो मैं सरहद से बाहर जाकर निमट लूँगा। तुम लोगों के ताल्लुकात फ्रांसीसी हुकूमत से बहुत अच्छी हैं। हमने उनके सफारत खाने से रुजू किया था, उन्होंने तुम लोगों के लिए एक तैयारा चार्टर्ड किया है। वो तैयारा यहाँ से तुम्हें वादी काफ ले जाएगा। आज आधी रात के बाद तुम तीनों को बहुत ही राजदारी से एयरपोर्ट पहुँचाया जाएगा। जब दुश्मन कह चुके हैं कि हमें पहली फुर्सत में यहाँ से निकाल देना चाहिए तो वो तवक्को कर रहे होंगे कि हम आज रात को या कल सुबह तक यहाँ से जाने वाले हैं। क्या वो हमारा ताक़ुब नहीं करेंगे? हम तुम्हारे दुश्मनों पर अपनी मजबूरियाँ जाहिर कर रहे हैं। तुम्हारी हुब्बुल वतनी का हवाला देते हुए उन्हें समझा रहे हैं कि यक ब यक हम उन्हें मुल्क से जाने के लिए नहीं कह सकते। हम कुछ रोज़ उनकी मेज़बानी करेंगे, फिर 1 हफ्ते बाद उन्हें यहाँ से वादी काफ पहुँचा देंगे। मैं समझता हूँ ये बेहतरीन मौका है।
तुम तीनों को आज रात ही निकल जाना चाहिए। मैंने सईद साहब के दिमाग को चुपके से पढ़ा। वो मुतमईन थे। उन्होंने ऐसे इंतजाम किए थे कि जब हमारा त्यारा यहाँ से परवाज करता तो उस एयरपोर्ट से किसी त्यारे को फौरी तौर पर परवाज की इजाज़त ना मिलती। इस तरह ये यकीन हो जाता कि अंदरून मुल्क से कोई दुश्मन हमारे ताक़ुब में नहीं जा सकेगा। अब रहा ये खदशा कि बैरूनी सरहदों के पार दुश्मन हमारी ताक में होंगे, तो उन्हें सही वक्त का अंदाज़ा नहीं था। अगर वो हमारे त्यारे को परवाज करते देख भी लेते तो उसे एयर फ्रांस का त्यारा समझकर नज़रअंदाज कर देते। मैंने सोनिया और आला बीबी को सईद अहमद से होने वाली गुफ्तगू का खुलासा बताया। फिर कहा, हमें हर हाल में ख़तरा मोल लेना है, ख्वाह हम फ़िज़ाई सफ़र इख्तियार करें या खुशकी के रास्ते यहाँ से निकलना चाहें। लिहाजा क्यों ना आज की रात ही यहाँ से निकल चलें। आला बीबी ने टेलीफोन का रिसीवर उठाकर फ्रांसीसी सफारत खाने से रब्ता कायम किया। फिर कहा, मिस्टर फरहाद अली तैमूर आपसे दिमागी रब्ता कायम कर रहे हैं, रिसीवर रख दीजिए। आला बीबी ने भी रिसीवर रखते हुए कहा, तुम मालूम करो त्यारे का पायलट कौन है और उसके ज़रिए पूरे त्यारे को अच्छी तरह चेक करो। मैंने यही किया। सफारत खाने के उस अहम शख्स के ज़रिए पायलट के पास पहुंचा, उससे दोस्ती की, फिर उसे समझाया कि मैं उसके ज़रिए पूरे त्यारे को चेक करना चाहता हूँ। उसने कहा, जनाब मेरे साथ एक को पायलट भी होगा, आप उसके दिमाग में भी पहुंचकर मुतमईन हो जाएं। मैंने उन दोनों के दिमागों को अच्छी तरह टटोल लिया। इस दौरान वो एयरपोर्ट पहुंच गए थे। अब त्यारे को अच्छी तरह चेक कर रहे थे। इधर गेस्ट हाउस में रात के 10 बजे हमारे लिए पुरतकल्लुफ़ ज़ियाफ़त का एहतमाम किया गया। हमारे साथ 2 ऑफिसर भी थे। उन्होंने कहा, बेइंतहा मसरूफियात के बायस खाने में देर हो गई, हम माजरत चाहते हैं। हमने कहा, कोई बात नहीं, खाना तो मिल रहा है और अच्छा मिल रहा है। हम हंसते बोलते खाने में मसरूफ़ रहे। इस दौरान मैं बार बार पायलट और को पायलट के दिमागों में जाकर मालूम करता रहा। उन्होंने पूरे त्यारे को चेक कर लिया था। अब मुझसे सुनना चाहते थे कि मैं मुतमईन हूँ या नहीं। खाने के बाद कॉफ़ी का दौर चला। एक अफसर मेरे साथ ही बैठा हुआ था। उसने कॉफ़ी की चुस्की लेते हुए आहिस्तगी से कहा, हम रात के ठीक 1 बजे यहाँ से रवाना हो जाएंगे, आप तैयार रहें। यही बात मैंने पायलट वगैरह से कह दी। उन्होंने कहा, जनाब हम बिल्कुल तैयार होकर आए हैं, आप जिस वक्त चाहें यहाँ आ सकती हैं, हम यहीं मौजूद रहेंगे। हम कॉफ़ी पीने के बाद अपने कमरे में आए। आला बीबी ने कहा, हम तीनों के एक साथ सफ़र करना मुनासिब ना होगा, क्यों ना हम अलग अलग त्यारे से सफ़र करें। पहले फरहाद यहाँ से निकल जाएं, उसके बाद सोनिया, उसके बाद मैं। सोनिया ने कहा, मुझे तुम्हारी इस तजवीज़ से इत्तफाक है, लेकिन फरहाद पूरी तरह सेहतयाब नहीं हुए हैं, मैं इन्हें तनहा नहीं छोड़ूंगी। फिर तुम दोनों आज रात निकल जाओ, मैं बाद में आऊँगी, लेकिन हम तीनों को यहाँ से निकलने के लिए कहा जा रहा है। आला बीबी ने रिसीवर उठाया, फ्रांसीसी सफारत खाने से रब्ता कायम किया। फिर कहा, मैं आपके मुल्क की शहरी हूँ, आज किसी वजह से नहीं जाना चाहती, क्या मुझे रोका जा सकता है? हम अपने ज़राए इस्तेमाल करेंगे, आप जब तक चाहेंगी यहाँ रह सकेंगी। उसने रिसीवर रखा। उसी वक्त बाहर कहीं से फायरिंग की आवाज़ सुनाई दी। हम चौंक कर एक दूसरे को मायनेखेज नज़रों से देखने लगे। गेस्ट हाउस के बाहर दौड़ते हुए कदमों की आवाज़ें सुनाई दे रही थीं। मैंने दोनों अफसरान के दिमाग में बारी बारी झांक कर देखा। पता चला एक मुसल्ला सिपाही मुर्दा पाया गया है। उसने किसी को देखा होगा, देखते ही पहले वार्निंग दी होगी, फिर फायर किया होगा। फायरिंग का असर ना हुआ क्योंकि किसी ने उसका गला घोंट दिया था। वो कौन हो सकता था? सिपाही मुसल्ला था, उसके बावजूद एक सिपाही काबू में आ गया था। उसे दूसरी बार फायर करने का मौका नहीं मिला। हम तीनों के जहन में एक ही नाम उभरा, जॉन लूफर। रात की खामोशी में अफसरान चीख चीख कर हुक्म दे रहे थे, उसे तलाश करो, कौन है वो? ज़्यादा दूर नहीं गया होगा। जो अफसर हेलीकॉप्टर में हमारे साथ था और जिसने जॉन लूफर का ताक़ुब किया था, मैंने उससे दिमागी राब्ता कायम किया और कहा, ये जॉन लूफर हो सकता है, हमें ये नहीं समझना चाहिए कि वो एक सिपाही को हलाक करके भाग जाएगा। वो गेस्ट हाउस के अंदर घुसने की हर मुमकिन कोशिश करेगा। अफसर ने जवाब दिया, हम उसे रोकने की कोशिश कर रहे हैं। चारों तरफ मुसल्ला जवान मौजूद हैं। जैसे ही वो नजर आएगा बेदरेग फायरिंग शुरू कर देंगे। आप भूल रहे हैं वो सर से पांव तक बुलेट प्रूफ में है, फायरिंग का असर नहीं होगा। सोनिया गेस्ट हाउस के बैरूनी दरवाजे पर आकर एक अफसर से कह रही थी, हमें बाहर जाने की इजाज़त दीजिए मादाम, बाहर खतरा है, पहले हम उसे गिरफ्त में लेना चाहते हैं। मैंने आगे बढ़कर कहा, आप हमें कुएं का मेंढक बनाकर न रखें, हम खुले मैदान में उससे मुकाबला कर सकती हैं। मिस्टर फरहाद, आप बुरा ना माने, जैसा कि मैं उसके मुतल्लिक सुन चुका हूँ, आप जैसे 4 फरहाद भी मिलकर उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगे। सोनिया ने मुझे मुस्कुराकर देखा। मैंने कहा, ऑफिसर दुरुस्त कहती हैं, हमें घर के अंदर बैठना चाहिए। हम अंदर आकर बैठ गए। मैंने ख्याल ख्वानी की परवाज़ की और जॉन लूफर के दिमाग पर दस्तक दी। पहले तो उसने सांस रोकी, फिर सांस लेते हुए बोला, तुम जो कोई भी हो, इस खुशफहमी में मुब्तला न रहना कि मेरे दिमाग को झटके पहुंचा सकोगे। मैं फरहाद हूँ, ज़्यादा खुशफहमी में मुब्तला नहीं रहता। इतना मालूम करना चाहता हूँ, आखिर तुम क्या चाहते हो? जबकि वो असली टेप हमने तुम्हारे बड़ों के हवाले कर दिया है। मुझे सिर्फ टेप लेने के लिए नहीं, तुम्हारे और सोनिया के लिए भी भेजा गया है। अगर हमें यहाँ से अगवा करना चाहते हो तो ये मौका मुनासिब नहीं है। ज़रा अकल से काम लो। गेस्ट हाउस तक पहुँचते पहुँचते इतने मुसल्ला अफराद तुम पर हावी हो जाएंगे कि जान बचा कर नहीं निकल सकोगे।
मैं नहीं चाहता तुम गिरफ्त में आओ या तुम्हें कोई नुकसान पहुंचे। बहुत बहुत शुक्रिया। आखिर इस मेहरबानी की वजह मोहब्बत नहीं है। हमने सांप को दूध पिलाना नहीं सीखा है। मैं चाहता हूं तुम्हारे दिल में मुझे अगवा करने की हसरत ना रहे, लिहाजा कहीं तन्हाई में मुलाकात करो। यहाँ तो बेमौत मारे जाओगे और मैं तुम्हें अपने लिए बचा कर रखने की खातिर कुछ नहीं कर सकूंगा। क्यों नहीं कर सकते? गेस्ट हाउस से निकल आओ। मैं अपने वतन के मुहाफिजों का एहतराम करता हूँ। उनके हुक्म की तामील करना मेरा अव्वलीन फ़र्ज़ है। मैं उनकी मोहब्बत को भी समझता हूँ कि हिफाजत की खातिर उन्होंने गेस्ट हाउस तक हमें महदूद कर रखा है, लिहाजा मैं बाहर नहीं निकल सकता। वादा करता हूँ ज़रूर तुम्हारा सामना करूँगा, लेकिन सब्र करो। गुफ्तगू के दौरान मैं उसके ज़रिए समझ रहा था कि वो गेस्ट हाउस के पिछले हिस्से में था और एक दरख्त की आड़ में पिछले दरवाजे को देख रहा था। मेरी बात खत्म होते ही वो दीवानावार तेजी से दौड़ता हुआ गेस्ट हाउस की तरफ आने लगा। उसी वक्त कई तरफ से फायरिंग हुई। तड़ 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 की आवाज़ के साथ गोलियां चल रही थीं। यकीनन उसे लग रही होंगी, लेकिन वो दौड़ता हुआ सीधा पिछले दरवाजे तक आया, एक जोर की टक्कर मारी और दरवाजे को तोड़कर अंदर चला आया। मैंने सोनिया और आला बीबी से कहा, तुम दोनों इसी कमरे में रहो, वो इधर आया तो सोनिया उससे निमट लेगी। मैं दौड़ता हुआ दरमियानी कमरे में पहुंचा जहां का दरवाजा तोड़कर वो आया था। मुझे देखते ही वो मेरे पीछे लपका। मैं उसे अपने पीछे दौड़ाता हुआ दूसरे कमरे में ले गया। इतनी देर में बाहर से मुसल्लह अफराद दौड़ते हुए अंदर चले आ रहे थे, लेकिन हम कमरे में पहुंच चुके थे। उसने दरवाजे को अंदर से बंद कर दिया, फिर मेरी तरफ पलट कर कहा, तुम गलत समझ रहे थे कि मैं तुम्हें अगवा करना चाहता था। मास्टर की ने हुक्म दिया है तुम्हें अपाहिज बनाकर छोड़ दूं। इसके बाद तुम्हें कोई भी अगवा करके ले जा सकता है और मेरे मास्टर तक पहुंचा सकता है। बाहर से दरवाज़ा पीटने की आवाज़ आ रही थी। एक अफसर कह रहा था, फरहाद दरवाज़ा खोलो, इससे मुकाबला करने की कोशिश ना करना। जॉन लूफर ने मेरी तरफ बढ़ते हुए और हंसते हुए कहा, अगर दरवाज़ा खोल सकते हो तो जाकर खोल दो। वो कद में मुझसे 4 इंच ऊंचा था, जिसामत में 1.5 गुना था। अपने लंबे से हाथ को मेरी तरफ बढ़ाते हुए बोला, आओ हाथ आ जाओ। मैंने अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाया जैसे पंजा लड़ाना चाहता हूँ। उसने झपट कर मुझसे पंजा मिलाना चाहा। मैंने फौरन हाथ हटा दिया। वो ज़रा झोंक में आगे बढ़ा। मैंने उसका हाथ पकड़कर एक तरफ जोर से खींचा। वो सामने वाली दीवार की तरफ गया। मैंने इसी पर इक्तफा नहीं किया, मौके से फ़ायदा उठाते हुए उसकी टांग पर टांग मारी। वो दीवार तक पहुंचने से पहले ही औंधे मुंह धड़ाम से गिर पड़ा। उसके गिरने से जैसी आवाज़ पैदा हुई, उससे उसके वज़न का पता चलता था। मुझे यही सहूलत हासिल थी। वो बेतहाशा वज़न रखते हुए फ़ौरन नहीं उठ सकता था, ना ही तेज़ी से मुड़ सकता था, लेकिन जब मुड़ जाता तो बर्क रफ्तारी से हमलावर होता। वैसे मैं धोखा खा गया। मैं तो उसके उठने का इंतज़ार कर रहा था, लेकिन उसने आहिस्ता आहिस्ता उठने के दौरान ही पीछे से एक लात मारी। मैं ज़रा पीछे गया। जब तक आगे आता वो उठकर मुकाबले पर डट गया था। मैं पीछे हटने लगा। इस बार वो दोनों हाथ बढ़ाते हुए मेरी तरफ बढ़ रहा था। अब उसके तेवर बदल गए थे। पहले वो खेल समझ रहा था, मगर अब संजीदा हो गया। इस बार मैं पंजा लड़ाने का फरेब ना दे सका। उससे पहले उसने यकबारगी दूसरी तरफ घूमकर दोनों हाथ फर्श पर टेके और 2 लत्ती मुझे मारी। दोनों लातें मेरे सीने पर पड़ी। मैं पीछे लड़खड़ाता हुआ गया और दीवार से टकरा गया। जिस तरह गेंद दीवार से टकरा कर वापस आती है, मैं उसी रफ्तार से वापस आया। फिजा में कलाबाजी खाई और उसकी कमर पर खड़ा हो गया। फिर वहां से कलाबाजी खाई और फर्श पर आ गया। अभी मेरे पांव पूरी तरह जमने ना पाए थे कि उसने मेरी टांग पर टांग मार दी। मैं लड़खड़ा कर गिरा। फिर तो मेरी शामत आ गई। उसने मेरे उठने से पहले ही मुझे दबोच लिया। मैं उसकी गिरफ्त से निकलने की कोशिश करने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे फौलादी शिकंजे में बेबस होता चला जा रहा हूं। फिर वो मुझे इसी तरह दबोचे हुए उठकर खड़ा हो गया। इसके बाद यकबारगी मुझे दोनों हाथों में उठा लिया और चारों तरफ घूमकर देखने लगा कि मुझे कहाँ दे मारेगा। उसकी नज़र आतिशदान पर रखे हुए हीटर की तरफ गई। हीटर ऑन नहीं था। उसने मुझे एक दीवार की तरफ दे मारा। मैं बयान नहीं कर सकता कि मेरी क्या हालत हुई। बस ऐसे ही लग रहा था कि आंखों के सामने अंधेरा छा गया है और अब मुझे कुछ नज़र नहीं आएगा। जो चोटें आई वो तो अलग थी, इसके बाद मेरे फौरन उठने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। मैं कराहते हुए अपनी तमाम कुव्वतों को जमा करते हुए उठने की कोशिश करने लगा। उसकी आवाज़ सुनाई दे रही थी। मैंने हीटर को ऑन कर दिया है। मुझे बताया गया है कि वो टेप हीटर में जलकर ज़ाया हो गई है। अब मैं तजुर्बा करूंगा कि तुम्हें किस हद तक ज़ाया किया जा सकता है। वो उसे ऑन करने के बाद मेरी तरफ आने लगा। इतनी देर में मुझे उठने का मौका मिल गया था। जैसे ही वो मेरे करीब आया, मैंने एक कुर्सी उठाकर उस पर हमला किया। उसने हमले को रोक लिया। फिर हम दोनों के दरमियान कुर्सी रह गई। हम उसके साथ जोर आजमाई करने लगे। वो मुझे धकेलना चाहता था, मैं उसे, लेकिन मैं ये इतराफ़ करते हुए सुबकी महसूस नहीं करता कि वो भारी पड़ रहा था। ऐसे वक्त ताकत से कम और जहानत से ज़्यादा लड़ा जाता है। मैं अचानक ही जोर लगाते लगाते बैठ गया। कुर्सी यकबारगी मेरे पीछे फर्श पर गिरी और वह कुर्सी पर से होता हुआ दूसरी तरफ उलट गया। इस दौरान कितनी ही बार दरवाजे पर दस्तक हो चुकी थी। उसे पीटा जा रहा था और बार बार कहा जा रहा था, दरवाज़ा खोलो वरना तोड़ दिया जाएगा। मैं उठकर खड़ा हो गया। उसने भी देर नहीं लगाई। फौरन उठकर मेरे पीछे लपका। मैं उसे दौड़ाता हुआ उसी आतिशदान के पास गया। फौरन ही हीटर के हैंडल को पकड़कर तेजी से पलट गया।
वो मेरे बिल्कुल करीब पहुंच चुका था। मैंने यक बारगी हीटर को उसके मुंह पर दे मारा। वो कभी सोच भी नहीं सकता था कि ऐसी उफ्ताद आ पड़ेगी। वह जलन नाकाबिले बर्दाश्त थी। वह तकलीफ की शिद्दत से धाड़ने लगा। अगरचे हीटर को खींचकर उसके मुंह पर मारने के सबब प्लग निकल गया था, लेकिन जिस हद तक वो गर्म हो चुका था उसने उसके चेहरे को अच्छी तरह झुलस दिया था। बाहर दरवाज़ा पीटने वाले या उसे तोड़ने वाले जरा खामोश हो गए थे। उसके धाड़ने की आवाज़ सुन रहे थे। आतिशदान की एक तरफ पेडिस्टल फैन रखा हुआ था। लाहौर का मौसम भी अजीब सा हो जाता है, दिन को गर्मी पड़ती है, रात को सर्दी। शायद इसीलिए वह पेडिस्टल फैन वहां छोड़ दिया गया था। मैंने फौरन उस पंखे की अगली जाली के तीनों हुक हटा लिए। उस जाली को एक तरफ फेंका, फिर उसके प्लग को स्विच बोर्ड में लगा दिया। पंखा तेजी से गर्दिश करने लगा। मैंने उसे नीचे से पकड़कर उठाया। इतनी देर में जॉन गुस्से से धाड़ता हुआ मेरी तरफ आ रहा था। मैंने वो पंखा उसकी तरफ बढ़ा दिया। उसके हाथ आगे बढ़े हुए थे। उसके हलक से फिर धाड़ने की आवाज़ें निकली। वो अपने हाथ दोनों तरफ झटक रहा था। मैंने तेजी से गर्दिश करते हुए पंखे को उसके चेहरे के सामने ले जाकर लगा दिया। हमला करने की ज़रूरत नहीं थी। इसके बाद जो उसकी हालत हुई वह नाकाबिले बयान है। वो अपनी तेज़ी तरारी भूल गया। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करना चाहिए। इतनी देर में गर्दिश करते हुए पंखे ने उसके चेहरे को लहूलुहान कर दिया था। डूबने वाले को तैरना याद ना रहे तब भी वो हाथ पांव जरूर मारता है। उसने बेबसी से हाथ पांव मारे। इसके नतीजे में पंखा एक तरफ चला गया। इसके साथ ही प्लग भी स्विच बोर्ड से निकल गया। उसका चेहरा मुरक्का इबरत बन गया था। गर्दिश करते हुए पंखे ने उसकी नाक उड़ा दी थी। मैंने जिंदगी में पहली बार किसी की कटी हुई नाक देखी। चेहरा पहले तो हीटर के जरिए झुलस गया। उसकी झुलसी हुई जिल्द को पंखे ने जगह जगह से तराश कर रख दिया। आंखें लहू में डूबी हुई थीं। वो बार बार आंखें मीचकर खोलना चाहता था, फिर बंद कर लेता। मैंने पंखे को एक तरफ रख दिया। वो दोनों हाथ टेककर फर्श पर से उठ रहा था। मैंने उसके दिमाग में पहुंचकर पूछा, हेलो जॉन, क्या हाल है? मुझे अपने दिमाग से नहीं निकालोगे? नाक ही नहीं थी तो वो सांस कहाँ से रोकता, और अगर रोक भी सकता तो अजियतनाक तकालीफ ने इस काबिल नहीं छोड़ा था कि योगा के फन का मुजाहरा करता। वो उठकर खड़ा हो गया। डगमगा रहा था। दोनों हाथ बढ़ाकर रास्ता टटोलते हुए मेरी तरफ आना चाहता था। मैंने उसके दिमाग को एक झटका पहुंचाया। वो एकदम से धाड़ता हुआ गुर्राता हुआ पीछे की तरफ उलट गया। फर्श पर गिरकर तड़पने लगा। मैंने उसके दिमाग में कहा, मेरी कुछ बातें अच्छी तरह याद रख लो, और ये बातें मास्टर की से ज़रूर कहना। अव्वल तो ये कि मैंने तुम्हें टेलीपैथी के जरिए जेर नहीं किया। दूसरी बात यह कि लड़ते जानवर भी हैं और इंसान भी। जानवर लड़ते वक्त अकल इस्तेमाल नहीं करते, इंसान करता है। मैंने अपनी जहानत से काम लिया और तुम्हें इस हाल को पहुंचा दिया। तीसरी बात यह कि मास्टर की अब तीसरे शागिर्द को भेजेगा। हो सकता है वो किम क्रेजी और तुमसे भी ज़्यादा खतरनाक हो, लेकिन जहानत किसी की जागीर नहीं होती। हो सकता है वो हमसे ज़्यादा ज़हीन हो, लेकिन मास्टर की से कहना जिसे अल्लाह रखता है उसे कोई नहीं चखता। मैं वहां से पलटकर दरवाजे के पास आया, क्योंकि बड़ी देर से जॉन के धाड़ने गुर्राने कराहने की आवाज़ें आ रही थीं। सभी तजस्सुस में मुब्तला थे। दरवाजे को पीटना भूल गए। कान लगाकर सुन रहे थे। मैंने दरवाज़ा खोल दिया। वो सब धड़धड़ाते हुए अंदर चले आए। कमरे का सामान उलट पलट हो गया था, लेकिन जॉन का चेहरा जिस बेतरतीबी से उलट पलट हुआ था उसे देखते ही सब दम बखुद रह गए। आला बीबी ने एक तरफ से और दूसरी तरफ से सोनिया ने मेरे बाजुओं को थाम लिया। वो दोनों खुश होकर दुश्मन को देख रही थीं। मैंने ऑफिसर से कहा, ये लोग सिर्फ एक फरहाद को नहीं संभाल सकते, आप 4 फरहाद की बातें कर रहे थे। मैं सोनिया और आला बीबी के साथ वहां से निकलकर दूसरे कमरे में आ गया। उन्होंने जॉन के हाथों में हथकड़ियां और पाँव में बेड़ियां डाल दी। उसे धक्के देते हुए गेस्ट हाउस से ले जा रहे थे। वो ऑफिसर मेरे पास आया, मुझे देखकर मुस्कुराया, फिर कहा, ब्रावो, दुनिया के एक सिरे से दूसरे सिरे तक यूं ही तुम्हारे नाम का डंका नहीं बजता। मैं तस्लीम करता हूँ, तमाम गैर मामूली सलाहियतें रखने वाले मुजरिमों के लिए सिर्फ एक फरहाद काफ़ी है। उसने आगे बढ़कर मुझसे मुसाफिया किया, मोहब्बत से मेरी हथेली की पुश्त को थपकी दी, फिर मुस्कुराता हुआ चला गया। रात के 1:30 पर एक गाड़ी हमारे गेस्ट हाउस के सामने आकर रुकी। हमें उसमें बैठकर एयरपोर्ट जाना था। आला बीबी के वहां रुकने का इंतजाम हो गया। मैं और सोनिया उस गाड़ी के पिछले हिस्से में बिठाए गए। उसे बंद कर दिया गया। फिर वो गाड़ी बड़ी राजदारी से रवाना हुई। मैंने आला बीबी से वादा किया था, जब तक तैयारा परवाज नहीं करेगा मैं राब्ता कायम करता रहूंगा। कोई शक व शुबे की बात होगी तो उसे फौरन इतला दूंगा। वैसे भी फौजी अफसरान ने वहां से एयरपोर्ट तक खुफिया सुराग रसानों का जाल बिछा रखा था। तमाम जिम्मेदार अफसरान अपनी अपनी जगह बैठे हुए थे। ट्रांसमीटर से भी राब्ता कायम था। जब तक हम वहां से रवाना ना होते उस वक्त तक वो सुकून से नहीं बैठ सकते थे। वो गाड़ी हमें लेकर सीधे एयरपोर्ट के रनवे तक पहुंची। मैंने गाड़ी से उतरकर पायलट और को पायलट से गुफ्तगू की। उनके दिमागों में झांकने से पता चला कि जब मैंने उनसे गुफ्तगू की थी और उनके दिमाग में रहकर तैयारी को चेक किया था, इसके बाद वो एयरपोर्ट के ही रिटायरिंग रूम में जाकर सो गए थे। मैंने एक से पूछा, तुम लोगों ने नींद पूरी कर ली? हम 11 बजे सोए थे और 1:15 पर बेदार हो गए। इतनी ही नींद काफ़ी है। नींद के दौरान वो त्यारा फौजी जवानों की निगरानी में था। हम मुतमईन होकर उसमें सवार हो गए। मुझे इस बात का अफसोस था कि लाहौर पहुंचकर भी अपनी लाडली बहन शाहीना से मुलाकात न कर सका। सईद अहमद साहब ने उनकी कोठी के आसपास सख्त पहरा लगा रखा था।
वो जानते थे कि दुश्मन इस कोठी पर हमला कर सकती हैं और मेरी बहन को या किसी और को यरगमाल बनाकर मुझे कमज़ोर बना सकती हैं। उस त्यारे ने परवाज़ की। मैंने सईद साहब के दिमाग में पहुंचकर कहा, अलविदा। मेरे मुल्क की ज़मीन तंग नहीं है, मेरे वतन का सीना बहुत कुशादा है, मैं फिर आऊँगा। त्यारा अपनी मखसूस बुलंदी पर पहुंचकर महवे परवाज़ था। सोनिया पायलट के पास थी। शायद वो अपनी तसल्ली कर रही थी। को पायलट ने मेरे पास आकर मुस्कुराते हुए कहा, जनाब, इस तैयारे में एयर होस्टेस नहीं है, मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ? आप कॉफ़ी पीना पसंद करेंगे? मैंने अपनी जगह से उठते हुए कहा, हम में से कोई मेज़बान नहीं है, कोई मेहमान नहीं है, हम सब हम सफ़र हैं। आओ दोनों मिलकर कॉफ़ी तैयार करें। हम स्टीवर्ड रूम में आ गए। वहाँ हमने कॉफ़ी तैयार की। इतने में सोनिया आ गई। हम मज़े मज़े से कॉफ़ी की चुस्कियाँ लेते रहे और हंसते बोलते रहे। इस दौरान मैंने रसवंती को मुखातिब किया। उसने बताया, आमना बखैरियत उसके पास पहुँच गई। मैंने कहा, अब तुम हमारे पास मौजूद रहोगी। मैं इस को पायलट से गुफ्तगू कर रहा हूँ, इसके लबो लहजे को याद रखो। इसके ज़रिए तुम पायलट के दिमाग में भी पहुँच जाओगी। हम कॉफ़ी पीने के बाद अपनी सीटों पर आकर बैठ गए। रसवंती बहुत खुश थी क्योंकि यह तैयारा हमें उसी के पास पहुँचाने वाला था। मैंने सोनिया को बता दिया कि रसवंती हमारे दरमियान मौजूद है। रसवंती ने कहा, फरहाद, तुम बहुत थके हुए हो, तुम्हें सो जाना चाहिए। मैं वादा करती हूँ जब तक तुम सोते रहोगे मैं जागती रहूंगी। एक ज़रा सा भी खदशा महसूस हुआ तो तुम्हें जगा दूंगी। मैं वाकई थकन महसूस कर रहा था। आज तमाम दिन बड़ी मसरूफियत रही। फिलहाल तो सोनिया मेरे पास मौजूद थी। रसवंती ख्याल ख्वानी के जरिए पहरा दे रही थी। मैं थोड़ी देर के लिए आंखें बंद करके सीट की पुश्त से टेक लगाकर सो गया। एहतियातन अपने दिमाग को हदायत दी कि गैर मामूली बात हो तो मेरी आंख खुल जाए। 1 घंटे बाद ही रसवंती ने आकर जगाया, फरहाद, जल्दी उठो, गड़बड़ है। मैंने फौरन ही आंखें खोलकर पूछा, क्या बात है? मैं दोनों पायलट के दिमाग में नहीं पहुंच सकती। बार बार कोशिश की मगर वापस आ गई। ये क्या कह रही हो? तुम खुद देख लो। मैंने कोशिश की। ख्याल ख्वानी की परवाज़ करते हुए पहले पायलट के दिमाग में पहुंचना चाहा। पता चला उसके दिमाग को लॉक कर दिया गया है। इसके बाद मैंने को पायलट के दिमाग को आजमाया। वहां भी यही बात थी। वहां से फौरन उठकर दौड़ता हुआ उस कमरे के पास गया जिसके दूसरी तरफ पायलट कैबिन था। वो दरवाज़ा दूसरी तरफ से बंद कर दिया गया था। मैंने दरवाजे को पीटना शुरू कर दिया। सोनिया ने पूछा, क्या बात है? मैंने उसे बताया, दोनों के दिमाग लॉक कर दिए गए हैं। ये कैसे हुआ मेरी समझ में नहीं आ रहा। रसवंती ने कहा, यकीनन उन पर तनवीमी अमल किया गया है। ये कैसे हो सकता है? मैंने एयरपोर्ट पहुंचने के बाद उनके दिमागों को अच्छी तरह टटोल कर देखा था। परवाज़ के दौरान भी ये नॉर्मल रहे, हमारे साथ हंसते बोलते रहे। अगर ये ड्यूटी के दौरान सो जाते तो ये समझा जाता कि कोई उन पर तनवीमी अमल कर रहा है, लेकिन ये तो अपनी ड्यूटी पर हैं और मुसलसल जागते रहे हैं। कुछ भी हो, अचानक दिमाग के लॉक हो जाने का मतलब यही है कि उन पर तनवीमी अमल परवाज़ के दौरान किया गया है या फिर परवाज़ से बहुत पहले। रसवंती की बात सुनते ही मैं चौंक गया। मुझे याद है दोनों पायलट रात के 11 बजे सो गए थे और 1:15 पर बेदार हुए थे। एक चुभता हुआ सवाल जहन में उभरा, क्या मादाम कंप्यूटर ने उन्हें तनवीमी नींद सुला दिया था? सोनिया दरवाजे को पीटते हुए चीख चीख कर कह रही थी, दरवाज़ा खोल दो वरना हम उसे तोड़ डालेंगे। दरवाज़ा कमज़ोर नहीं था, धक्के मारते रहने से टूट नहीं सकता था। वहाँ कोई ऐसी चीज़ नहीं थी जिससे ज़रबें लगा लगा कर उसे कमज़ोर बनाया जा सकता। रसवंती ने कहा, वो दोनों पायलट हमारे दुश्मन नहीं थे, अब भी नहीं है। ज़रा सोचो उन पर किस तरह तनवीमी अमल किया गया है। उन्होंने तैयारी को उड़ाया है। परवाज़ के दौरान बहुत देर तक हंसते बोलते रहे। एक पायलट ने तुम्हारे साथ कॉफ़ी पी है, वो उस वक्त भी मादाम कंप्यूटर का मामूल नहीं था, फिर अचानक कैसे बन गया? मैंने थोड़ी देर सोचने के बाद कहा, तनवीमी अमल के कई तरीके हैं। मसलन मुजरिमाना जहन रखने वाले किसी को मामूल बनाकर उसे हदायत देती हैं कि वो 1 घंटे तक सोता रहेगा। जब बेदार होगा तो तनवीमी अमल भूल जाएगा। इसके ठीक 2 घंटे के बाद उसे याद आएगा कि तनवीमी अमल के दौरान उसे क्या हदायत दी गई हैं और उसे किस तरह उन पर अमल करना चाहिए। अगर उन्हें 2 घंटे बाद किसी को कत्ल करने का हुक्म दिया गया हो तो वो ठीक उसी वक्त उनके मामूल बनकर उनके हुक्म की तामील करने लगती हैं। मैं यकीन से कहता हूँ कि मादाम कंप्यूटर ने 11 बजे उन्हें तनवीमी नींद सुलाया, फिर उन्हें हदायत की कि परवाज़ करने के 1 घंटे बाद तनवीमी अमल की हदायत याद आएंगी और उसके मुताबिक उनका दिमाग लॉक हो जाएगा। अगर दिमाग लॉक हो गया है तो वो तैयारी को कहाँ ले जाएंगे? क्या उन्हें याद होगा कि वादिय काफ की तरफ जाना है? नहीं, वादिय काफ की तरफ ले जाना होता तो दिमाग को लॉक ना किया जाता। मादाम कंप्यूटर ने तनवीमी अमल के दौरान उन्हें दूसरा रूट समझाया होगा। वो मामूल बनकर उसी रूट पर जा रही हैं। ये बात मैं ज़रा ऊंची आवाज़ में रसवंती से कह रहा था ताकि सोनिया भी सुनती रहे। वो मेरी बातें सुनने के दौरान दरवाजे को घूरती हुई नज़रों से देख रही थी और बड़ी तेज़ी से सोचती भी जा रही थी। मेरी बात सुनकर वो पलट गई। उसने कहा, ओ गॉड, अगर उनके दिमाग में कोई दूसरा रूट नक्श किया गया है तो वो तैयारे को वहीं पहुंचाएंगे। सवाल ये पैदा होता है, कहाँ पहुंचाएंगे? मैं और सोनिया एक दूसरे को तकते हुए सोचने लगे। फिर सोनिया एक बारगी दौड़ते हुए स्टीवर्ड रूम में गई। वहां से एक चाकू उठाकर ले आई। मैंने पूछा, क्या करना चाहती हो? वो दरवाजे के पास पहुंचकर बोली, इस हैंडल के चारों तरफ वार करती रहूंगी। इतना हिस्सा कमज़ोर हो जाए तो शायद हम दरवाजे को जबरन खोलने में कामयाब हो सकें। उसने चाकू को मजबूती से पकड़कर दरवाजे पर मारना शुरू किया। मुझे यकीन नहीं था कि वो कामयाब हो सकेगी। मेरा जहन तेज़ी से सोच रहा था।
मादाम कंप्यूटर ने किससे सौदा किया है, वो हमें कहाँ पहुंचाना चाहती है, क्या बहराम अली टीटी सेंटर ले जाएगी या हमें मास्टर की के कदमों में ले जाकर गिराएगी। मैंने दोनों मुट्ठियां भींच लीं, फिर मादाम कंप्यूटर को मुखातिब किया। अगर तुम इस तैयारे में मौजूद हो तो हमसे बात करो। उसे मुखातिब करना सरासर हमाकत थी। वो भला तैयारे में कैसे मौजूद हो सकती थी? मेरे दिमाग में आती तो मुझे मालूम हो जाता, मगर वो कभी ना आती। मैं उसे आने का मौका देता तब भी पहलू बचाती। वो बड़ी मोहतात थी। सोनिया के दिमाग को हमने लॉक कर दिया था दूसरी तरफ। पायलट कैबिन में दोनों पायलट के दिमाग नाकाबिले तस्खीर थे। न हम पहुंच सकते थे, न वो पहुंच सकती थी। गोया कि यह तैयारा मादाम कंप्यूटर के बगैर भी मादाम कंप्यूटर की मर्जी के मुताबिक उसके रूट पर जा रहा था। मगर कहाँ जा रहा था? सोनिया के हाथ में चाकू का फल चमकता जा रहा था और उसकी नोक बार बार हैंडल के आसपास पेवस्त होती जा रही थी। शायद दुश्मनों की ईद होने वाली थी। फरहाद और सोनिया दो अहम मोहरे एक साथ उनके जाल में फंसने चले आ रहे थे। रसवंती ने परेशान होकर कहा, फरहाद मैं क्या करूं, किस तरह तुम्हें और सोनिया को बचाऊं? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैंने आला बीबी और सईद अहमद साहब को इतला दे दी है। वो दोनों अपने अपने तौर पर मुमकिन ज़राए इस्तेमाल कर रही हैं। तुम्हारे तैयारी का सुराग लगाने की कोशिश कर रही हैं। आला बीबी फ्रांसीसी एम्बेसी में मौजूद है। मैंने खुद फ्रांसीसी हुकाम से रब्ता कायम किया है। चंद मिनटों में वहां से सुराग रसां तैयारी परवाज करने वाले हैं। दुनिया के तमाम एयरपोर्ट और एयरलाइंस तक यह खबर पहुंचाई जा रही है कि एयर फ्रांस का एक चार्टर्ड तैयारा गुमराह हो गया है। मेरा ख्याल है अब तक तमाम एयरपोर्ट के कंप्यूटर ऑन होंगे और इस तैयारी को डिटेक्ट किया जा रहा होगा। सोनिया के हाथ रुक गए। वो दरवाजे के पास से पलटकर कहकहा लगाने लगी। मैंने ताज्जुब से देखा। वो हंसते हुए कह रही थी, फरहाद जरा इस चाकू को देखो, इसकी नोक किस तरह मुड़ गई है, जैसे नाराज हो और कह रही हो जाओ हम काम नहीं आते। वो फिर हंसने लगी। रसवंती को तशवीश हुई। उसने पूछा, क्या सोनिया मौजूदा हालात से मुतासिर हो गई है? क्या इसका दिमाग चल गया है? मैंने मुस्कुराकर कहा, यह सोनिया है, दूसरों के दिमाग को चलता कर देगी। वह हंसते हुए मेरे करीब आई, चाकू को एक तरफ फेंकते हुए कहा, जितनी कोशिश करना चाहिए वो कर चुकी हूं। अब मेरी बरसों की आरजू पूरी होने वाली है। कैसी आरजू? मैं यही दुआ मांगती रही कि तुम्हारे साथ मुसलसल जिंदगी गुजारने का मौका मिले या ना मिले, लेकिन मौत आए तो तुम्हारे साथ आए। शायद दुआ कबूल हो रही है। उसने अपने दोनों हाथ शाने पर रख दिए। उसने अपने दोनों हाथ मेरे शाने पर रख दिए। रसवंती ने कहा, मैं आला बीबी के पास जा रही हूँ। वह समझदार थी, चले गए। हम भी समझदार थे, समझ गए कि बदतरीन हालात में परेशान होने से परेशानियां और बढ़ जाती हैं। लिहाजा वो लम्हात हमने मोहब्बत में गुजारे और अपने नसीब का फैसला नसीब लिखने वाले पर छोड़ दिया। इस दौरान मैंने साइमन द ग्रेट, ब्रिगेडियर जोनाथन के दिमागों में झांक कर देख लिया था। मास्टर की के दिमाग में बराह रास्त नहीं पहुंच सकता था। उसके दस्ते रास्त जैकी वाइस के जरिए मालूम किया। उनमें से किसी को भी हमारे तैयारी के अगवा होने का इल्म नहीं था। इस तरह यह मालूम हो गया कि मादाम कंप्यूटर ने अभी हमारे दुश्मनों से हमारा सौदा नहीं किया है। वैसे उसका तरीक़ाकार बता रहा था कि वो ज़रूर किसी से सौदा करेगी। जब हमारे तैयारे के गुमराह होने या अगवा किए जाने की इतला दुनिया के एयरपोर्ट, फ्लाइंग क्लब और फ्लाइंग एजेंसीज तक पहुंची तो हमारे दुश्मनों तक भी पहुंच गई। जैकी वाइस के जरिए पता चला मास्टर की बार बार मादाम कंप्यूटर से रब्ता कायम कर रहा है। तमाम दहशतगर्द तंजीमों के सरबराहों ने फैसला किया था कि जिस कंप्यूटर कम ट्रांसमीटर से सोनिया भी रब्ता कायम करके धोखा देने लगी है, उसे अब इस्तेमाल ना किया जाए। मादाम कंप्यूटर कोई दूसरा रास्ता इख्तियार करेगी तो उससे रब्ता रखा जाएगा। लेकिन उस मादाम ने हमारे तैयारे को अगवा करके ऐसा ड्रामाई अंदाज इख्तियार किया था जिसके बाद दहशतगर्द तंजीम का कोई सरबराह निचला नहीं बैठ सकता था। सबके अंदर जैसे पारा भर गया था। हर सरबराह मादाम कंप्यूटर को मुखातिब कर रहा था। कंप्यूटर कम ट्रांसमीटर को इस्तेमाल कर रहा था और उसके स्क्रीन से यही जवाब मिल रहा था, सब्र करो, 2 घंटे बाद राब्ता कायम करूंगी, दैट्स ऑल। ये मुख्तसर सा जवाब एटम बॉम्ब से कुछ कम नहीं था। सब झुंझला रहे थे। फरहाद और सोनिया बैक वक्त मादाम कंप्यूटर के चुंगल में फंस गए थे। ऐसा सुनहरा मौका बार बार नहीं आता। वो चाहते थे कि मादाम से किसी भी तरह सौदा हो जाए या कोई समझौता हो जाए, फरहाद और सोनिया निकलने ना पाएं। मादाम कंप्यूटर अभी इस मैदान में बच्ची है। फरहाद और सोनिया उसे जुल देकर निकल जाएंगे। मैं नहीं समझता था कि वो बच्ची है। वो बेहतरीन और बरवक्त जहानत का सबूत दे रही थी। रसवंती ने मेरे और सोनिया के दिमाग को लॉक कर दिया था, उसके रास्ते रोक दिए थे। उसने हमसे जो सबक हासिल किया था वही सबक दोहराते हुए साबित कर रही थी कि वो वक्त और हालात के मुताबिक जहानत से काम लेना जानती है। हमने 2:30 बजे रात को लाहौर से परवाज़ शुरू की थी। अब 2.5 घंटे गुजर चुके थे। परवाज़ जारी थी और ना जाने कितनी देर तक जारी रहती। मैं फिर मास्टर की के दस्ते रास्त जैकी वाइज और साइमन द ग्रेट के दिमागों में पहुंचकर मालूम करने लगा कि वो एक लम्हा भी चैन से नहीं बैठ सकते थे। अब क्या कर रही हैं? वो अपने वसीज़ ज़राए इस्तेमाल कर रहे थे। सुपर मास्टर के ज़ेर असर जितने ममालिक थे, उन तमाम ममालिक के एयरपोर्ट वगैरह पर आला अफसरान मुस्ताद हो गए थे। उन्होंने वादा किया था कि जब भी उनके कंप्यूटर स्क्रीन के जरिए हमारा तैयारा गुजरता हुआ दिखाई देगा, वो उसके रूट को सही तौर पर मालूम करने की कोशिश करेंगे। उसी तरह मास्क मैन के ज़ेर असर रहने वाले ममालिक में भी तमाम मुतल्लिका अफसरान मुस्ताद हो चुके थे।
वो आसमान पर नजरें जमाकर हमें ढूंढ नहीं सकते थे। अपने अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर इस तरह नजरें जमाए हुए थे जैसे ईद का चांद देखने वाले हों। इन तमाम दहशतगर्द तंजीमों के सरबराहों के पास बार बार पहुंचने के बाद उनके मुतफिका चोर ख्यालात का पता चला। वो चोर ख्याल ये था कि मादाम कंप्यूटर ने बहुत बड़ी हमाकत की है, त्यारी को अगवा करके जहां पहुंचा रही है वो यकीनन उसका खास अड्डा होगा। इस तरह वो ना चाहते हुए भी दोस्तों और दुश्मनों के लिए अपने खास अड्डे की निशानदेही करने वाली है। सुबह होने लगी। मैंने और सोनिया ने खिड़की से देखा, सिर्फ बादल ही बादल नजर आ रहे थे। नीचे भी कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। जहाज बहुत ही बुलंदी पर परवाज कर रहा था। रफ्ता रफ्ता दिन की रोशनी कम होने लगी। इस तरह हमने अंदाजा लगाया कि हम पाकिस्तान से मशरिक की तरफ परवाज कर रही हैं। अगर मगरिब की तरफ परवाज करते तो दुनिया के मगरबी हिस्से में अभी रात थी। हम जितना आगे बढ़ते उतना ही रात के हिस्से से गुजरते जाते। हम मशरिक की तरफ बढ़ रहे थे जहां अच्छी तरह दिन निकल आया था। बाबा फरीद वास्ती का इदारा फ्रांस में था। फ्रांसीसी हुकूमत को कभी इस इदारे से शिकायत नहीं हुई, बल्कि हमेशा इस हुकूमत का ताउन हासिल रहा। वादी काफ में नई मुमलिकत कायम होने की बात चली तो आला बीबी ने फ्रांसीसी हुकूमत पर ही एतमाद किया। यही वजह थी कि कोई भी अहम मसला होता तो हम उसी हुकूमत से ताउन हासिल करते। इसकी अहम और बुनियादी वजह यह थी कि फ्रांसीसी हुक्मरान किसी भी सुपर पावर के दबाव में नहीं आते थे। हम खिड़की के पार देखते जा रहे थे। हमें नीचे समुंदर नजर आ रहा था। मैंने फ्रांस के एक आला अफसर से रब्ता कायम किया, फिर कहा, मैं आपको तैयारी का रूट बता रहा हूं, आप इसे राज में रखें, किसी को खबर ना होने पाए। फरहाद साहिब, आप इत्मीनान रखें, हमने अब तक आपका एतमाद बहाल रखा है, आइंदा भी रखेंगे। मैंने कहा, हमारा तैयारा मशरिक की तरफ परवाज कर रहा है, नीचे सिर्फ समुंदर नजर आ रहा है। वैसे परवाज को 3 घंटे 20 मिनट हो चुके हैं। मैं तैयारी की रफ्तार मालूम नहीं कर सकता। एक अंदाजे के मुताबिक ये बर्मा से आगे निकल चुका है। आला अफसर ने कहा, जनाब, वो तैयारा किसी भी मुल्क की फिजा से नहीं गुजर रहा। उसने समुंदर का रास्ता पकड़ा और समुंदर पर ही परवाज करता हुआ जा रहा है। यही वजह है कि वो किसी भी कंप्यूटर स्क्रीन पर नजर नहीं आया। मैं आपके इस ख्याल से इत्तफाक करता हूं कि तैयारा खलीज बंगाल से आगे निकल चुका है, बर्मा के जनूबी समुंदर को अबूर कर रहा होगा। अब मैं उसे ढूंढ निकालने के इंतजामात कर रहा हूं। उस अफसर ने मुतलका अफसरान से रब्ता कायम किया, उन्हें सूरत हाल से आगाह किया। फ्रांसीसी हुकूमत के चार्टर्ड तैयारे सिंगापुर, बैंकॉक और हांगकांग वगैरह में मौजूद थे। वहां उनसे रब्ता कायम करके उन्हें बताया जा सकता था कि किस तरह समुंदर पर परवाज करते हुए एक एयर फ्रांस के तैयारे को ढूंढ निकालना है। सोनिया दूसरी तरफ की खिड़की से झांक रही थी। उसने कहा, फरहाद, इधर आओ, एक जजीरा नजर आ रहा है। मैं तेजी से उधर गया। वाकई दूर पस्ती में एक जजीरा दिखाई दे रहा था। तैयारे की परवाज नीची हो रही थी। जैसे जैसे वह जजीरे के करीब पहुंचता जा रहा था, परवाज नीची होती जा रही थी। फिर वो जजीरे के अतराफ चक्कर काटने लगा। हमारी निगाहों के सामने बहुत दूर पस्ती में बड़े खूबसूरत मनाजिर थे। जजीरा हरा भरा था। हर तरफ शादाबी नजर आ रही थी। ऊंची नीची पहाड़ियां थीं, झरने भी थे। एक जगह दरिया बहता हुआ नजर आया। कहीं बहुत खूबसूरत पक्के मकानात थे और कहीं झोंपड़ियां नजर आ रही थीं। वह तैयारा जैसे जैसे चक्कर काट रहा था वैसे ही मनाजिर बदलते जा रहे थे। फिर एक महलनुमा बड़ी सी इमारत नजर आई। उसके अतराफ बहुत दूर दूर तक मकानात बने हुए थे। ऊंचे नीचे पुख्ता रास्ते दिखाई दे रहे थे। फिर वो मंजर भी निगाहों से ओझल हो गया। अब हमारा तैयारा खुले मैदान पर परवाज कर रहा था। उसी मैदान में एक पुख्ता रास्ता दूर तक चला गया था। हमने अंदाजा लगाया यही रनवे हो सकता है। हम दोनों दाएं बाएं खिड़कियों की तरफ जाकर सीट पर बैठ गए और सेफ्टी बेल्ट को बांध लिया। हमारा अंदाजा दुरुस्त साबित हुआ। वो तैयार इसी रनवे पर उतर रहा था। हम तैयारे के दाएं बाएं खिड़की की तरफ अपनी अपनी सीट पर बैठ गए थे ताकि दोनों तरफ के मनाजिर देख सके और अंदाजा लगा सकें वो कौन सी जगह है, कौन हमारी तरफ आता है और तैयारा जहां उतारा जाता है वो जगह बाकायदा एयरपोर्ट है भी या नहीं। उस तैयारे ने अजनबी जमीन को छू लिया था। अब रनवे पर दौड़ता जा रहा था। जैसे जैसे वो आगे दौड़ता हुआ अपनी रफ्तार कम कर रहा था, रुकता जा रहा था, वैसे ही कुछ लोग नजर आ रहे थे। दूसरी तरफ सोनिया ने शदीद हैरानी से चीख कर कहा, फरहाद, जल्दी आओ, ये क्या हो रहा है? यहाँ तो लोग झंडियां लिए खड़े हुए हैं। फूलों के हार भी नजर आ रहे थे। मैंने सेफ्टी बेल्ट को खोला, फिर सोनिया के पास आकर खिड़की से देखा। वाकई लोग हाथों में झंडियां लिए यूं हिला रहे थे जैसे हमें खुशामदीद कह रहे हों। गोया उन्हें हमारी आमद की इतला पहले से थी। या हैरत, ये क्या माजरा था? हम किसी मुल्क के सरबराह या वजीर तो नहीं थे, ना ही किसी खैर सगाली दौरे पर आए थे। ये इतना हजूम हमारे इस्तकबाल के लिए आया था, इसका क्या मतलब हो सकता था? जहां वो तैयारा रुक गया था वहां अब दरवाजे की तरफ सीढ़ियां लाकर लगाई जा रही थीं, लेकिन दरवाज़ा खोला नहीं गया। कितनी ही औरतें फूलों से भरी हुई टोकरियां लेकर आई थीं। अब वो सीढ़ी के पास से फूलों को बिछाती जा रही थी, गोया फूलों भरा रास्ता बनाती जा रही थी। मैंने कहा, सोनिया, फूलों में कांटे छुपे होते हैं जो नजर नहीं आते मगर चुपते जरूर हैं। यही मैं सोच रही हूँ। मादाम कंप्यूटर हम पर इतनी मेहरबान तो नहीं हो सकती। उसने यकीनन बहुत ज़्यादा मुनाफा हासिल करने के बाद हमें यहाँ पहुँचाया है। मैंने तायद में सर हिलाकर कहा, मालूम होता है मादाम ने हमारे इन अजनबी मेज़बानों को अच्छी तरह समझा दिया है कि हम बंदूक की गोली से नहीं फूलों की मार से मर सकती हैं। कुछ ऐसी ही बात हो सकती है।
अब तक हमें एक भी मुसल्लह शख्स नजर नहीं आया। हमारा जहन तस्लीम नहीं कर सकता। दुनिया में ऐसी कोई जगह नहीं है जहां लोग सिर्फ फूलों की जुबान बोलते हों और गोलियों की जुबान से मौत की गालियां ना देते हों। मैंने झूठ नहीं कहा। चंद मिनट के बाद ही तस्दीक हो गई। अचानक ही तड़ तड़ातड़ की आवाज़ों के साथ दूर तक गोलियां चलने की आवाज़ें सुनाई दी। फिर चीखो पुकार शुरू हो गई। जो बेचारियां हमारे लिए फूल बिछा रही थीं वो कुछ तो ज़मीन पर गिर पड़ी, कुछ झुकते हुए रेंगते हुए दूर निकल जाने की कोशिश करने लगीं। फिर हमने देखा दूर जहां खूबसूरत फूलों के ऊंचे ऊंचे पौधे थे उनके पीछे से स्टेन गन्ने और मशीन गन्ने उभरने लगीं और जवाबन आग बरसाने लगीं। हमने अंदाज़ा कर लिया हमारे त्यारे के एक तरफ से मुखालफाना फायरिंग हो रही थी और जहां हम देख रहे थे वहां से जवाब में गोलियां बरसाई जा रही थीं। दो शख्स अपनी जान पर खेलते हुए दौड़ते हुए हमारे त्यारे की सीढ़ियों के पास आए। जब वो सीढ़ियां चढ़ने लगे तो हमारी नज़रों से ओझल हो गए। फायरिंग जारी थी। अचानक ही एक जोरदार धमाका हुआ। त्यारे के करीब ही कोई बॉम्ब या हैंड ग्रेनेड फट पड़ा था। उसी वक्त दरवाज़ा खुल गया। दरवाज़ा खोलने वाले में से एक ने अजनबी जुबान में हमसे कुछ कहा। जुबान तो समझ में नहीं आई मगर मतलब समझ में आ गया। वो हमें तैयारे से निकलकर फौरन ही दूर भागने के लिए कह रहे थे। इसके साथ ही वो भी भागने लगे। हम भला कैसे पीछे रह सकते थे। हमने भी उनके पीछे एक एक दो दो सीढ़ियां फलांगते हुए दूर निकल जाने की कोशिश की। इस दौरान मैंने एक जरा पलट कर तैयारे के अगले हिस्से की तरफ देखा। वहां भी सीढ़ियां लगा दी गई थीं। अगला दरवाज़ा खोलकर दोनों पायलट को निकल भागने का मौका दिया जा रहा था। वो हमारे मासूम और निहत्ते मेज़बान जो भी थे अपने सीने में इंसानी हमदर्दी और मोहब्बत से धड़कता हुआ दिल रखते थे। अपनी जान पर खेलकर हम सबको त्यारे से निकाल कर ले जा रहे थे। अनजाने दुश्मन त्यारे से बहुत दूर दरख्तों के पीछे छुपे हुए फायरिंग कर रहे थे। इसके जवाब में हमारे मेज़बानों के हमायती भी फायरिंग करते जा रहे थे और हम उनके दरमियान थे। फायरिंग ज़रा रुकती तो हम दौड़ लगाते, फिर शुरू होती तो हम ज़मीन पर लेट जाते, कभी रेंगने लगते, कभी झुककर भागने लगते। ऐसे वक्त मैंने और सोनिया ने देखा हमारे चारों तरफ मर्द और औरतों ने हिसार बांध लिया था और हमें आगे की तरफ धकेलते हुए जा रहे थे। इशारे से कह रहे थे परवाह ना करो, हम ढाल बने हुए हैं, भागते रहो। मैं ऐसे अनजाने दोस्तों की दोस्ती और मोहब्बत को कभी नहीं भुला सकूंगा। जब हम जरा दूर निकल गए तो अचानक तड़ तड़ की आवाज़ के साथ गोलियां चली और मुझे ढाल बनाने वाली एक लड़की और एक मर्द उनका निशाना बन गए। वो बेचारे मुझ पर आ गिरे। मैंने दोनों को संभाला और जमीन पर लेट गया। मैं चारों शाने चित पड़ा हुआ था। मेरे एक बाजू पर उस अजनबी दोस्त का सर था, वो हमेशा के लिए सर्द पड़ चुका था। दूसरे बाजू पर लड़की सर रखे हुए थी। मैं आसमान की तरफ देख रहा था और दिल ही दिल में पूछ रहा था, ऐ ज़मीन व आसमान के मालिक, इनसे मेरा क्या रिश्ता है। अचानक लड़की के जिस्म में हरकत हुई। वो आहिस्ता आहिस्ता सर उठाने लगी। फिर उसने मुझे देखा, सर से पांव तक नजर डाली। मुझे सही सलामत देखकर उसके होंठों पर आखिरी मुस्कुराहट आई। फिर उसने कांपता हुआ हाथ मुझ पर रखकर कहा, ता मुस्लिम। फिर उसने अपना हाथ अपने सीने पर रखकर कहा, माँ मुस्लिम। इसके साथ ही उसका सर सीने पर ढलक गया। मैं चंद सेकंड तक सांस लेना भूल गया था। मैं जैसे अपनी मासूम मुजाहिदा के साथ मर चुका था। ये दुनिया मेरे लिए मर चुकी थी। अच्छा ही होता अगर ये खूंखार दरिंदों से भरी हुई दुनिया मर जाती। फिर मैं चौंक गया। मेरे एक बाजू से उस शख्स की लाश को कुछ लोग उठाकर ले जा रहे थे। फिर कुछ औरतों ने उस लड़की को उठाना चाहा। मैंने रोक लिया। उसे आहिस्तगी से संभाल कर उठ गया। फिर मैंने उसे दोनों बाजू में उठा लिया। मैं मानता हूँ हालात ने हमें बहुत संगदिल बना दिया है। मेरी आंखों में आंसू नहीं थे लेकिन दिल जज्बों से भरा हुआ था। मैंने उस मासूम की लाश को उठाकर उधर का रुख किया जिधर से मुखालफिन फायरिंग कर रहे थे। फिर मैंने दांत कचकचाने के बाद गुस्से से धारते हुए कहा, सफ़ाक दरिंदो, अभी ऐसी कोई गोली नहीं बनी जो मेरे जिस्म में पेवस्त हो सके। अभी तो मैंने इस ज़मीन पर कदम रखा है। वक्त बताएगा कि मैं तुम्हारी गोलियों से मरने वाला नहीं हूँ। फिर मैं उस मासूम को उठाए उधर घूम गया जिधर से हमारे मेज़बान दोस्त दुश्मनों पर जवाबी फायरिंग कर रहे थे। मैंने उनकी तरफ भी चीखते हुए कहा, यह कैसा इस्तकबालिया है। ये मुझे खुश आमदीद कहने का कैसा मुजाहिदाना अंदाज है। अभी मैंने दुश्मनों को चैलेंज किया है कि उनकी गोलियां मुझे नहीं मार सकेंगी। मगर खुदा की कसम तुमने ऐसी मोहब्बत की तो मैं मर जाऊंगा। मुझ पर जैसे जुनून तारी हो गया था। मैंने दूसरी तरफ घूमकर खला में घूरते हुए चीख कर कहा, मादाम कंप्यूटर, तुमने मुझे कैसी जगह पहुंचा दिया है। तुम दुश्मनी कर रही हो या दोस्ती? मगर नहीं, तुमसे दोस्ती की तवक्को नहीं की जा सकती। शायद तुम शहद में मिलाकर जहर और दोस्ती में मिलाकर दुश्मनी पेश कर रही हो। बेहतर है खुलकर सामने आ जाओ, वरना जिस दिन मैंने तुम्हें गिरफ्त मिल गया उस दिन तुम मुझसे ज़्यादा तिल मिलाओगी, मुझसे ज़्यादा जुनून में मुब्तला होकर दिमागी तवानाई खो बैठोगी। मैं चुप हो गया। मेरे शाने पर एक हाथ आया था। मैं उस हाथ को हज़ारों में पहचान सकता था। वो मेरे लिए सुकून का बायस था और वो सोनिया का हाथ था। उसने आहिस्ता से कहा, बस करो फरहाद, डोंट बी सो एक्साइटेड। कुछ औरतों ने आकर उस लड़की की लाश को मुझसे ले लिया। मैंने खाली खाली नज़रों से चारों तरफ देखा। जोश, जज्बा और जुनून इंसान को अपनी ही ज़ात से गाफिल कर देता है। इतनी देर से जैसे मैं गाफिल रहा था। अब होश आया तो देखा फायरिंग बंद हो चुकी थी। दुश्मन या तो मारे गए थे या पसपा हो गए थे। मैं सोनिया के साथ चलता हुआ एक छोटे से पुख्ता मकान की तरफ जाने लगा।
उसकी छत पहले फूलों और पत्तों से ढकी हुई नजर आई थी। बाद में पता चला वहां मशीन गन रखी हुई है जिसे फूलों और पत्तों में छुपाया गया था। इसी मशीन गन ने दुश्मनों को काफी तादाद में हलाक किया था और उन्हें पसपा होने पर मजबूर कर दिया था। उस मकान की खिड़कियां और दरवाजे नहीं थे। दीवारें कई जगह से तिड़क गई थीं। एक जगह शगाफ पड़ गया था। यकीनन गोला बारूद के धमाकों से ऐसा हुआ होगा। हमसे पहले भी इस मकान के आसपास की जगह मैदान जंग बन चुकी होगी। इस मकान के पीछे कई पुरानी गाड़ियां खड़ी हुई थीं। एक वॉक्सवैगन की तरफ इशारा किया गया। हमें बैठने के लिए कहा जा रहा था। हम उसकी पिछली सीट पर बैठ गए। हमारे सामने वाली सीट पर वो दोनों पायलट आकर बैठ गए। मैंने ड्राइवर से अंग्रेजी में पूछा, क्या तुम ये जुबान समझते हो? वो मुझे सवालिया नजरों से देखने लगा। मैंने जापानी जुबान में पूछा। सोनिया ने तुर्की और फ्रांसीसी जुबानों को आजमाया, मगर वो सवालिया निशान बना रहा। जो लोग दुश्मनों पर फायरिंग करते रहे थे अब वो हमें नजर आ रहे थे। मैं समझ रहा था वो बाकायदा वर्दी में होंगे, लेकिन अक्सर लोगों ने लुंगी और बुनियान पहनी हुई थी। कुछ पतलून, शर्ट और जैकेट में नजर आ रहे थे। उस मकान की छत से मशीन गन उतार ली गई थी। सब अपने अपने हथियार लेकर मुख्तलिफ गाड़ियों में सवार हो गए थे। फिर वो काफिला वहां से चल पड़ा। मैंने रवाना होते वक्त तैयारे की तरफ देखा। तैयारे की सीढ़ी से लेकर कुछ दूर तक बहुत से फूल बिखरे हुए थे। हमारे इस्तकबाल के लिए जाने कितनी टोकरियां भरकर फूल लाए गए थे, लेकिन उन फूलों पर अब मुजाहिदीन के लहू के छींटे भी पड़ गए थे। ये कौन लोग थे, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। हम एक दूसरे के लिए अजनबी थे, एक दूसरे की जुबान से नावाकिफ थे। ये कैसी ज़मीन है? इस जजीरे का ताल्लुक किस मुल्क से है, ये समझना ज़रा मुश्किल था। यहाँ के मर्दों और औरतों के चेहरों को देखकर अंदाज़ा किया जा सकता था कि ये बर्मी हो सकते हैं, मलायाई या सिंगापुरी भी हो सकती हैं, या इनका ताल्लुक वियतनाम या फिलिपाइन से है। उनका रंग सांवला था, चेहरे पर जिंदगी की सख्ती और अपने मजाज की शगुफ्तगी थी। आंखें गहरी और छोटी थी, नाक ऊंची भी नहीं थी, चपटी भी नहीं थी, हाँ मगर फैली हुई थी। मर्दों की बनिस्बत औरतों का रंग जरा साफ था। उन्होंने टखनों तक पेटीकोट पहना हुआ था, ऊपर सदरी नुमा कमीजें थीं। लड़कियों के लिबास जरा शौक था। उन्होंने कढ़ाई किए हुए ब्लाउज और पेटीकोट पहन रखे थे। दुपट्टा नुमा कपड़ा उनके सर पर से होता हुआ दोनों कानों पर से गुजरता हुआ पीछे जाकर एक गिरहा में बंधा हुआ था। बाद में पता चला ये मुसलमान औरतें और अपना जिस्म इसी तरह ढांप कर रखती हैं। सर पर कपड़ा भी जरूर रखती हैं, वरना इस जजीरे में कुछ दूसरी औरतें भी नजर आईं, जिनमें कुछ मर्दों की तरह लुंगी पहने हुए थीं। किसी ने अपने जिस्म के ऊपरी हिस्से को किसी न किसी तरह ढांप रखा था। वहां की गुर्बत, तंग दस्ती उनके लिबास से जाहिर थी। मुसलमान औरतें भी गरीब थीं, लेकिन वो खाने से पहले तन को ढांपना जरूरी समझती थीं। हमारा काफिला एक पुख्ता सड़क पर से गुजर रहा था। दोनों तरफ हरे भरे दरख्त थे। दूर तक खूबसूरत मनाजिर दिखाई दे रहे थे। छोटी छोटी पहाड़ियां जो पहले दूर नजर आ रही थी, अब हम उनके दरमियान से गुजर रहे थे। मैंने सामने वाली सीट पर बैठे हुए पायलट से पूछा, तुम हमें किस जगह ले आए हो? वो खुद हैरान हैरान नजरों से आसपास देखता जा रहा था। उसने कहा, मैं नहीं जानता ये कौन सी जगह है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है जैसे त्यारे को यहीं लाने और यहीं उतारने के लिए कहा गया था। किसने कहा था? वो अपने सर को खुजाने लगा, सोचने लगा। उसकी कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मैंने उसके शाने को थपकते हुए कहा, कोई बात नहीं, अपने जहन पर जोर ना डालो। अब हमारी गाड़ियों को धचके से लग रहे थे। पुख्ता सड़क छोड़ दी थी, कच्चे रास्ते पर जा रहे थे। पहाड़ी के दामन में वो कच्चा रास्ता सांप की तरह बल खाता हुआ कभी नजरों से ओझल हो जाता और कभी नजर आने लगता। जब हमारी गाड़ियां नशेबी रास्ते से गुजरते हुए उस कच्चे रास्ते की बुलंदी पर पहुंची तो पहाड़ियों के दरमियान एक खूबसूरत सी वादी नजर आई। लकड़ियों से बने हुए मकानात दूर दूर तक दिखाई दे रहे थे। पहाड़ों की चट्टानों के साए में भी कुछ लोग आबाद थे। बच्चे वादी में दौड़ रहे थे, हंस बोल रहे थे। हमारे काफिले को देखते ही बहुत सी औरतें और मर्द हमारी तरफ दौड़ते हुए आने लगे। गाड़ियां रुक गई थी। हम बाहर आए तो वो हमें देखकर खुशी से उछलने लगे। औरतें हाथ उठा उठाकर अपनी अपनी जुबान में कुछ यूं कह रही थी जैसे खुशी से नारे लगा रही हों। मालूम होता था हम उनके लिए बायस रहमत हैं। उनकी जाने कितनी मुश्किलें आसान होने वाली हैं। हालांकि हम उनके मसाइल के मुतल्लिक कुछ नहीं जानते थे। हम मुसल्ला जवानों के दरमियान चलते हुए एक गार के सामने पहुंच गए। गार के धाने को तराश कर बहुत बड़े गेट की तरह बनाया गया था। उसमें लकड़ी का मजबूत दरवाजा भी लगाया गया था। वक्त ज़रूरत वो दरवाजा बंद किया जा सकता था। इस वक्त वो खुला हुआ था। उसके सामने एक उधेड़ उम्र का कद्देआवर शख्स दोनों हाथ कमर पर रखे खड़ा था। उसने हमें देखते ही फौरन आगे बढ़कर मुसाफे के लिए हाथ बढ़ाया। फिर गर्म जोशी से मुसाफा करते हुए बोला, खुश आमदीद ब्रदर, खुश आमदीद सिस्टर। मुझे एहसास है यहाँ पहुंचते ही आप बड़ी उलझनों में गिरफ्तार हो गई। मैं अंग्रेजी जुबान बोल रहा हूँ, आप मेरे दिमाग में पहुंचकर बहुत कुछ मालूम कर सकती हैं। मैं उसे गहरी नजरों से देख रहा था। उसने इनकार में एक उंगली हिलाते हुए कहा, मगर नहीं ब्रदर, अभी ख्याल ख्वानी ना करें। पहले मेरे गरीब खाने में तशरीफ लाएं, वहां आराम से बैठें, कुछ खाए पिएं, फिर इत्मीनान से हमारे मुताल्लिक मालूमात हासिल करें। हम उसके साथ गार में दाखिल हुए। मैंने इतनी देर में मालूम कर लिया कि फिलिपाइन के एक बहुत ही दूर उफ्तादा जजीरे में है। फिलिपाइन के जुनूब मगरिब में जो समुंदर है वो सोलो समुंदर कहलाता है। उसके जुनूब में जो सबसे आखिरी जजीरा है उसका नाम कावी कावी है। हम इसी जजीरे कावी कावी में थे।
अंदर दाखिल होते ही हमें एक बड़ा सा हॉल नजर आया। उसे पहाड़ के अंदरूनी हिस्से को तराश कर बनाया गया था। इसके बाद अंदर ही अंदर कई कमरे तराशे गए थे। कुछ कमरों में अनाज वगैरह का जखीरा था और कुछ में मुख्तलिफ किस्म के असलहे जमा किए गए थे। जिस हॉल में हम पहुंचे वहां कुछ बिस्तर और कुर्सियां थी। इसके अलावा हथियार ही हथियार नजर आ रहे थे। मैंने सोनिया को बताया हम किस मुल्क के जजीरे में हैं। जिस मेज़बान के सामने हम बैठे हुए थे उसका नाम सुलेमान मोरोज था। सोनिया ने उसे बातों में लगा लिया और मैं अपने तौर पर मालूमात हासिल करने लगा। मेरी दास्तान जिस मोड़ पर पहुंची है उसे आइंदा समझने के लिए फिलिपाइन की थोड़ी सी तारीख को समझना जरूरी है। मैं सिर्फ चंद लफ्जों में बयान करूंगा। सन 1521 में एक पुर्तगाली मल्लाह ने फिलिपाइन को दरियाफ्त किया था। सन 1568 में शाह सुलेमान ने फिलिपाइन को फतह किया और वहां बड़े तुमतराक से हुकूमत करता रहा। आज भी फिलिपाइन के बड़े शहर मिंडानो और बहरे सोलू के जजीरे कावी कावी और होलू में मुसलमानों की अक्सरियत है। दूसरे जंग अजीम तक इस मुल्क में कई सियासी इनकलाबात आई, हुकूमतें बदलती रहीं। फिर यहाँ अमरीकी बरसरे इक़्तिदार आ गए। मैं और सोनिया सन 1973 के 7वें महीने में यहाँ पहुंचे थे। उन दिनों वियतनाम से अमरीकी फौज के कदम उखड़ चुके थे। फिलिपाइन में भी अमरीकी इक़्तिदार कमज़ोर पड़ चुका था। एक तरफ कम्युनिस्ट बगावत कर रहे थे, दूसरी तरफ मुसलमान अपने बरसों के तारीखी हवाले से अपने हकूक़ तलब कर रहे थे। बाद में सन 1974 को एक 16 नामे पर दस्तखत हुए जिसकी रूह से मुसलमानों को फिलिपाइन की हुकूमत में शरीक किया गया। लेकिन यह बराए नाम शराकत थी। सन 1977 में फिर जंग शुरू हो गई। अब सन 1980 में मुसलमानों ने एक अलहदा हुकूमत कायम करने का मुतालबा किया हुआ है। अगरचे ये मुतालबा तस्लीम नहीं किया गया है, ताहम मुसलमानों की दहशत तारी है। आज भी बैरूनी ममालिक से आने वाले सयाहों को जजीरा हुलू और कावी कावी में जाने से रोका जाता है। शहर मिंडानो के बहुत से इलाकों में भी सयाहों पर पाबंदी है क्योंकि वहाँ मुसलमानों की अक्सरियत है और वहाँ उन्हें बागी करार दिया जाता है। मैंने अपने मेज़बान सुलेमान मोरोज को देखकर मुस्कुराते हुए कहा, फिलिपाइन के सबसे पहले बादशाह का नाम भी सुलेमान था। वो सारे हिलाकर मुस्कुराते हुए बोला, हाँ, मेरे माँ बाप ने उसी पहले बादशाह के नाम पर मेरा नाम रखा है। वो कहते थे मैं फिलिपाइन में अपनी हुकूमत दोबारा कायम करूंगा और मैं इसी जिद्दोजहद में मसरूफ़ हूँ। क्या यहाँ के मुसलमान इसी तरह पहाड़ों, गारों और जंगलों में रहते हैं? हरगिज़ नहीं। फिलिपाइन के खास शहरों मुनीला, मिंडानो से लेकर यहाँ के जजीरों तक मुसलमान शहरों में आबाद हैं और पुरअमन शहरी ज़िंदगी गुजार रही हैं। वो भी मुसलमान हैं, हम भी मुसलमान हैं। फ़र्क ये है कि वो भी हमारी तरह लड़ते हैं मगर अपनी जहानत और इल्म से, और हम हथियारों से लड़ रही हैं। सोनिया ने पूछा, यहाँ सिर्फ आप अंग्रेज़ी जानती हैं? इस वादी में मेरी तरह 2 और अंग्रेज़ी जानने वाले हैं। बाकी तमाम लोग नाख्वानदा हैं, मेहनत मजदूरी करने वाले हैं। वैसे यहाँ के जजीरों से लेकर फिलिपाइन के हर इलाके में आपको ज़्यादा से ज़्यादा अंग्रेज़ी जानने वाले मिलेंगे। शायद आप नहीं जानते, फिलिपाइन दुनिया का वो तीसरा मुल्क है जहाँ सबसे ज़्यादा अंग्रेज़ी बोली जाती है। मैंने अचानक सवाल किया, क्या मादाम कंप्यूटर से आपका कोई मुआहिदा हुआ है? कोई मुआहिदा नहीं हुआ है। जो तहरीरी ना हो वो मुआहिदा नहीं कहलाता बल्कि वादा कहलाता है। हमने वादा किया है कि उसके काम आएंगे। उसने वादा किया था हमारे काम आएगी। गोया वो काम आ रही है। आपकी आमद इस बात का सबूत है। हमने उसे पूछा था इसकी क्या ज़मानत है कि फरहाद साहब हमारे दोस्त बन जाएंगे, और दोस्त बन गए तो इसकी क्या ज़मानत है कि वो अपनी बेइंतहा मसरूफियात छोड़कर इतनी दूर हमारे पास आएंगे। हम उसके और आपके एहसानमंद हैं और शुक्रगुजार हैं। वो ज़ुबान की धनी निकली और आप तमाम मसरूफियात छोड़कर हमारे पास चले आए। चलिए, वो तो आपके काम आ रही है, आप किस तरह उसके काम आ रही हैं? उसने हंसते हुए पूछा, आप मुझसे पूछने का तकल्लुफ़ कर रही हैं जबकि दिमाग में पहुंचकर तमाम बातें मालूम कर सकती हैं। मैंने पूछा, मैं इसलिए सवालात कर रहा हूँ ताकि आप जवाब दें और सोनिया भी सुनती रहे। फिर तो हमें इत्मीनान से बातें करना चाहिए। आप थके हुए आए हैं, कम अज़ कम गुस्ल कर लीजिए। कुछ खाने पीने का सिलसिला भी चलता रहे और बातें भी होती रहें। हम वहाँ से उठ गए। हमें एहसास नहीं हो रहा था कि किसी पहाड़ के गार में दाखिल हुए थे। हम कुशादा कमरों में थे। एक कमरे से गुजरकर दूसरे कमरे में पहुंच रहे थे। गार को ऐसी फनकारी के साथ तराशा गया था कि किसी कदीम पथरीले महल का गुमान होता। हमारे लिए एक कमरा मखसूस कर दिया गया। बाथरूम में गुस्ल करने का सामान मौजूद था। मेरे और सोनिया के लिए मुकामी लिबास के अलावा जीन्स, शर्ट्स, पतलून, जैकेट्स, पेटीकोट, ब्लाउज वगैरह भी मुहैया किए गए थे। मादाम कंप्यूटर ने उनसे वादा किया था कि किसी न किसी दिन वह मुझे वहां पहुंचा देगी। हो सकता है मेरे साथ कुछ साथी भी हों, इसलिए उन्होंने पहले से ये इंतजामात कर रखे थे। मैंने गुस्ल करने के दौरान आला बीबी से रब्ता कायम किया। रसवंती वक्तन फ़वक्तन हमारे दिमाग में आती जाती रही थी। उसे हमारे मौजूदा हालात का इल्म था और वह मुतमईन थी। मैंने उसके ज़रिए फ़्रांस के दोस्त अफसरान को पैगाम पहुंचा दिया था कि वो जजीरा कावी कावी का मामला राज में रखें। हालांकि ये राज ज़्यादा देर राज में रहने वाला नहीं था। जिन मुखालफिन ने हम पर फायरिंग की थी उनके ज़रिए हमारी आमद की तशहीर होने वाली थी। इस तरह ये बात दहशतगर्द तंजीमों के सरबराहों तक भी पहुंचने वाली थी। आला बीबी ने कहा, जब तैयारा अगवा किया जा रहा था तब हम तरह तरह की बातें सोच रहे थे।
लेकिन ये सोच भी नहीं सकते थे कि मादाम कंप्यूटर तुम दोनों को ऐसी जगह पहुंचाएगी जहां बिल्कुल ही नए मसाइल जन्म लेंगे। क्या तुम अंदाजा कर सकती हो कि यहाँ हमारे साथ क्या होने वाला है और हम किन हालात से गुजरने वाले हैं? इब्तदाई तौर पर सिर्फ इतना ही समझ में आ रहा है कि फिलिपाइन के मुसलमान दो तरह से अपनी जंगें लड़ रही हैं। एक तो इल्म और जहानत से, दूसरे हथियारों से। वो लोग तुम्हारी जहानत से भी काम लेना चाहेंगे और जंगी सलाहियतों से भी। लेकिन फरहाद, मेरा मशवरा है, तुम ऐसे किसी मामले में ना पड़ो जिसका ताल्लुक सियासत से हो। किसी भी मुल्की मामलात में पड़ने का नतीजा ये होता है कि हम बहुत अरसे तक मुसीबतों में घिरे रहती हैं, सुकून का सांस लेना नसीब नहीं होता। दुरुस्त कहती हो, मैं यही करूँगा। इनकी सियासत में हिस्सा नहीं लूँगा, लेकिन इनका तहफ़्फ़ुज़ करूँगा। इन्हें कोई ख़तरा दरपेश होगा तो पहले से इतला दे दूँगा, बल्कि पेश आने वाले ख़तरात से इन्हें बचाए रखने की कोशिश करूँगा। आला बीबी ने कहा, यह तो एक मसला हुआ, लेकिन दूसरा अहम मसला मादाम कंप्यूटर का है। पता नहीं वो तुम्हारे मेज़बान सुलेमान मोरोज़ और वहाँ के रहनुमा मुसलमानों से किस तरह अपना काम निकालना चाहती है, और वो क्या काम हो सकता है। मुझे यकीन है दरअसल पेचीदगियाँ यहीं से शुरू होंगी। मैं अभी मालूम करके तुम्हें बताऊंगा। हमारे मेज़बान सुलेमान मोरोज़ का दिमाग खुली हुई किताब की तरह था। मैंने उसे पढ़ लिया। बाथरूम से निकल कर आया तो सोनिया भी गुस्ल वगैरह से फारिग होकर मुकामी लिबास पहन चुकी थी और आईने के सामने खड़ी उलझी हुई जुल्फ़ें सुलझा रही थी। मैंने पूछा, जब हम तैयारे में जहाज़ के चारों तरफ परवाज कर रहे थे तो हमने एक महल नुमा बड़ी सी इमारत देखी थी, तुम्हें याद है? हाँ, वो कोई कदीम ज़माने का महल होगा। मादाम कंप्यूटर ने यहाँ के मुसलमानों से अपनी खिदमत के सिले में उसी महल का मुतालबा किया है। वो बाल सुलझाते सुलझाते रुक गई। आईने के अंदर मुझे देखा। मैंने हंसते हुए कहा, है ना तजस्सुस की बात? मैं पहले ही समझ गई थी। ये कमबख्त कोई ज़बरदस्त हेरा फेरी कर रही है। उसी पुराने महल का मुतालबा यूं ही तो नहीं कर रही होगी, ज़रूर कोई ख़ास बात है। जब किसी कदीम तारीखी महल का जिक्र किसी खास मामले में आता है तो दिमाग फ़ौरन किसी खुफिया खजाने के मुतालिक सोचता है। तुम क्या सोच रही हो? मेरा दिमाग भी यही सोच रहा है। मैंने ख्याल ख्वानी की छलांग लगाई। आला बीबी को मुख्तसर तौर पर मादाम कंप्यूटर के मुतालबे के मुतालिक बताया। फिर उससे भी वही सवाल किया। उसने जवाब दिया, यकीनन उस महल में कोई ऐसा तय खाना है जिसका इल्म मादाम कंप्यूटर को है, और उस तय खाने में जो कुछ भी है वो भी सिर्फ मादाम जानती है। तारीखी हवाले से कोई जानता भी होगा तो वो अब इस दुनिया में नहीं रहेगा। मैंने कहा, इस महल का मुतालबा करने में कोई और राज भी हो सकता है, लेकिन हम मादाम कंप्यूटर को एक लालची हस्ती की हैसियत से जानते हैं। वो कोई लंबा हाथ मारने के लिए उसे अपने कब्जे में रखना चाहती है। उसका दूसरा मुतालबा यह है कि वो 6 माह के बाद फिलिपाइन की हुकूमत से जजीरा कावी को खरीद लेगी। ये क्या बात हुई? इस तरह इस जजीरे के मुसलमानों को फ़ायदा क्या पहुंचेगा? उधर वो अपने हकूक़ के लिए जद्दोजहद कर रही है और वो पूरा जजीरा ही खरीदना चाहती है। मुसलमानों की जद्दोजहद फिलिपाइन में हुकूमत कायम करने के लिए है, इन जजीरों में नहीं। आला बीबी ने कहा, फिर तो वो बहुत ज़बरदस्त चाल चल रही है। यानी एक तरफ उसने वादा पूरा किया, तुम्हें उनके पास पहुंचा दिया, दूसरी तरफ वो तासुर दे रही है कि मुसलमान अपनी जद्दोजहद में कामयाब ना हुए तो वो फिलिपाइन की हुकूमत से सौदा करेगी और उस जजीरे को खरीद लेगी। ऐसी सूरत में वहाँ के मुसलमान मादाम कंप्यूटर के मातहत होंगे और उसकी अतात पर मजबूर होंगे, या फिर वो जजीरा छोड़कर चले जाएंगे। मैं सुलेमान मोरोज़ के दिमाग को पढ़ चुका हूँ। उसके दिमाग में सिर्फ एक पहलू, और वो ये कि फिलिपाइन में मुसलमानों की हुकूमत कायम होगी तो कावी जजीरे की क्या अहमियत होगी। वो तो एक चुटकी के बराबर है। उसे मादाम कंप्यूटर के हवाले कर दिया जाएगा और इसकी अच्छी कीमत भी मिल जाएगी। तुम अपने मेज़बान सुलेमान को मजबूर करो कि वो दूसरे मनफी पहलू पर भी सोचे। आज़ादी की जद्दोजहद करने वाले, अपने हकूक़ की खातिर लड़ने वाले नाकामी के मुतल्लिक नहीं सोचते। वो यही ख्वाब देखते हैं कि उन्हें कामयाबी होगी, और सुलेमान जैसे फिलिपाइन के मुसलमान रहनुमा सभी पुरुमीद हैं कि उनकी हुकूमत कायम होगी, या फिर हुकूमत में बराबर की शिरकत के मौके हासिल होंगे। वहाँ के मुसलमानों को कामयाबी हो या ना हो, मादाम कंप्यूटर अपना फ़ायदा ज़रूर हासिल करेगी। ये कहते ही आला बीबी हंसने लगी। मैंने पूछा, किस बात पर हंसी आ रही है? उसने हंसते हुए जवाब दिया, मादाम कंप्यूटर तुम्हारे कमज़ोर दिमाग में पहुंचने के बाद तुमसे फ़ायदे हासिल करना चाहती थी और तुमसे बाकायदा सौदेबाजी कर रही थी। तुमने इनकार कर दिया था। उसने चैलेंज किया था कि वो तुम्हारी ज़ात से फ़ायदे हासिल करती रहेगी। देख लो उसने किस तरह अपना चैलेंज पूरा किया है। तुम्हें वहाँ ले जाकर फंसा दिया। तुम उनकी मदद करने से इनकार नहीं कर सकते। एक तो वो मुसलमान हैं, दूसरे तारीखी हवाले से अपने बुनियादी हकूक़ हासिल करना चाहती हैं। तुम्हारा ज़मीर तुम्हें वहाँ मसरूफ़ रखेगा और मादाम कंप्यूटर तुम्हारी आड़ में फ़ायदे हासिल करती रहेगी।